हेलो, कैसे हो? तो चलो आज चैप्टर नंबर 20 को स्टार्ट करते हैं और अप्रोक्सीमेटली इसमें मैं 3 क्लासेस और मैक्स टू मैक्स 4 क्लासेस इसमें आपके लूंगा। तो ज़्यादा टेक्निकल चैप्टर नहीं होने वाला, काफ़ी लिबरल चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है और कंपेरेटिवली मतलब 19th चैप्टर कंपैरिजन करें तो सेम चैप्टर है और वेटेज भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। मान लो 10 मार्क्स का 19 तो 10 मार्क्स का 20th चैप्टर होगा। पैनिक नहीं लेने का, जिस बच्चे ने डिस्प्यूट पेपर पढ़ लिया है उसके लिए तो ये चैप्टर मैं बोल सकता हूँ उसको साइड में कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, काफी हद तक कवर हो जाएगा आपका ये पेपर। जिसने स्टार्टिंग के कंप्लायंसेस वाला चैप्टर पढ़े हैं उसके लिए भी ऑलरेडी कवर हो जाएगा चैप्टर। तो जिसने पहले पार्ट ए सेक्रेटरी ऑडिट वाला पोर्शन बेसिकली कर लिया है, कंप्लायंसेस मैनेजमेंट वाला पोर्शन कर लिया है, प्लस जिसने डिस्प्यूट कर लिया है उसके लिए लड्डू चैप्टर है, मतलब कुछ है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर, सब कुछ ऑलरेडी आपका कवर है। बट स्टिल फिर भी फॉर मेरी ड्यूटी है मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। तो चलो चैप्टर नंबर 20। देखो नाम पे मत जाओ कि ड्यू डिलिजेंस, इसमें ड्यू डिलिजेंस जैसा आपको कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलेगा जो आपने चैप्टर नंबर 19 में पढ़ा था। इसके अंदर फिर सर हमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? एक सेकंड में साउंड इश्यू चेक कर लूं। यस, प्रॉपर साउंड आ रही है। तो इसमें हमें सर क्या देखने को मिलेगा? इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ एक वर्ड हमें इन डेप्थ जाके देखने को मिलेगा सर, वो क्या है? कंप्लायंस। सर फिर इसको पार्ट ए में ना डाल देते, कोई बात नहीं। अब आईसीएसआई ने चाहा कि मैं चेक कर लूं, बच्चे ने डिस्प्यूट पहले पढ़ा है, अब मैं पेपर तो पहले बच्चे का सेक्रेटरी ऑडिट ले रहा हूं, लेकिन क्या बच्चे को डिस्प्यूट का पहले का पढ़ा हुआ याद है? तो मैं इस पेपर में ही पूछ लेता हूं। तो आईसीएसआई ने क्या किया, आपको इस पेपर में डाल दिया। अब कंप्लायंसेस का मतलब आपको इन शॉर्ट आपको सबको पता है, मैंने ना पहले भी पोर्शन में बताया था। यहां मैं ना इसको एक वर्ड यूज कर रहा हूं ड्यू डिलिजेंस को, यहां इस चैप्टर के परस्पेक्टिव से कॉर्पोरेट कंप्लायंस। अब कॉर्पोरेट कंप्लायंस जो है वो किस चीज के कंप्लायंस करना? सर आपको एक बात का पता है, कॉर्पोरेट को जो कंप्लायंस करना है, अब कंप्लायंसेस का मतलब तो एक हमने एक वर्ड सुना था, एडहेयर करना। एडहेयर का मतलब सर क्या होता था? हमने बात की थी फॉलो करना, फॉलोइंग लिख लेते हैं, एडहेयरिंग या फॉलोइंग, मतलब एडहेयर करना, फॉलो करना। किस चीज को सर एडहेयर करेंगे, फॉलो करेंगे? कोई भी रूल्स हैं, आर से डिनोट कर रहा हूं, रेगुलेशंस हैं, आर से डिनोट कर रहा हूं, कोई भी लॉज हैं, कोई भी पॉलिसीज हैं, कोई भी स्टैंडर्ड्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है जो भी आपने बनाया है, लोकल लॉज हैं, तो जो भी है उनको फॉलो करना एक कॉर्पोरेट की ड्यूटी बनती है। सर जिस एक्ट के अंदर हम रजिस्टर्ड हैं और जो भी लॉज हमारे बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर, रेगुलेशंस, रूल्स, प्रोसीजर्स हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं उनको फॉलो करना हमारी ड्यूटी बनती है। डन ना? अब सर दूसरा और कंप्लायंसेस क्या मतलब? एक हमने सुना होगा सब बच्चों ने ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंप्लायंस करना किस चीज का सर? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एनीवन, कोई भी मुझे बता सकता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होगा? जिस बच्चे ने फर्स्ट ग्रुप पढ़ा है, मेरे साथ किया है, कहीं से भी या सेल्फ किया है, वट एवर द केस में भी, उस बच्चे को इसका मतलब बहुत अच्छे से पता हो। क्या बोल सकता हूं सर? डायरेक्टर्स वाले चैप्टर्स के, डायरेक्टर्स के कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने नॉमिनी डायरेक्टर्स, कितने विमेन डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर होने चाहिए, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी कैसे होगी कंपनी की, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटीज। तो मैं बोल सकता हूं कि द प्रोविजन विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टरशिप, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स और द प्रोविजंस रिलेटेड टू द डायरेक्टर्स, उनको हम बोल सकते हैं काफी हद तक दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ड्यूटी ऑर्गेनाइजेशन की किसकी होती है सर? जो मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो उनके कंप्लायंसेस को कंप्लाई करना या जो भी रूल्स रेगुलेशंस हमारी कंपनीज पे लग रहे हैं, कॉर्पोरेट पे लग रहे हैं, उनको फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट कंप्लायंस। तो इसको हमारे आईसीएसआई ने बताया भी इसी तरीके से है सर। कॉर्पोरेट कंप्लायंस इन्वॉल्व्स कोई भी एडहेयर करना या फॉलो करना रूल्स को, रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड्स को, पॉलिसीज को, लॉज को, एक्ट्स को और स्टैंडर्ड्स, बेसिकली इसको। और कौन से लॉ स्टैंडर्ड्स? जो बनाए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? बिजनेस को। जो बनाए गए हैं किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? बिजनेस को, एम्प्लॉइज को, और यहां काफी हद तक मैं बोल सकता हूं इंटरनल स्टेक होल्डर्स, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अंदर वाले स्टेक होल्डर्स के लिए, और अदर्स जो इनके अलावा जो भी स्टेक होल्डर्स रह जाएंगे, बिजनेस के, एम्प्लॉइज के, शेयर होल्डर्स के, इनके अलावा जो रह जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द आउटसाइडर स्टेक होल्डर्स। उनके हित के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट को बचाने के लिए जो भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाए गए हैं, इन सबको कंप्लाई करना, एडहेयर करना, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट कंप्लायंस। समझ में आ रहा है?
फिर सर हमें इसमें इस चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे, इन केस अगर हम नॉन कंप्लायंसेस करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या हमारी फाइन होगा, मॉनेटरी फाइन्स होगा, पेनल्टीज कितना होगा, क्या हमारे डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्या हमारा जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो कैसे स्टॉप हो जाएगा, कैसे वो पोज हो जाएगा, कैसे बिजनेस ऑपरेशंस का हमारा बेसिकली प्रोहिबिट हो जाएगा बिजनेस को आगे बढ़ाना, कैसे रेगुलेटरी हमारे अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशंस, कोई प्रोसिक्यूशंस, एडजुडिकेशंस, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हमारे अगेंस्ट एक्शन लेगी इन केस अगर हम नॉन कंप्लायंसेस करते हैं इन लॉज का, इन रूल्स का, रेगुलेशन। अरे बात समझ में, तो अगर हम करते हैं तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर मैंने इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि सर डिफरेंट डिफरेंट लॉज का, अगर हम मान लो कंपनीज एक्ट, कंपनी रूल्स का अगर हमने ब्रीच किया, वोल्यूशन किया, तो उस केस में क्या क्या एक्शन या कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटी होगी जो हमारे अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, वो हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1 के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे सेबी लॉज के अंदर अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया तो कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, यानी सेबी है, एओ है, कौन है जो हमारे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और कैसे कैसे एक्शन लिए जाएंगे, और क्या क्या रेगुलेशन, सेबी सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स रेगुलेशन 2018 जो एबोलिश, जिसने एबोलिश किया था अर्लियर रेगुलेशंस को, सेबी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स रेगुलेशंस 2014 को रिपेल करके जो इफेक्ट में आई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ जो चेंजेस उन रेगुलेशंस के अंदर आए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेबी एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन, एडजुडिकेशन कैसे होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्दर सर हम इसमें ना पढ़ेंगे कंपाउंडिंग के प्रोविजंस के बारे में भी, कंपनीज एक्ट के अंदर कंपाउंडिंग कैसे होगा, सेबी लॉज के अंदर कंपोजिशन या कंपाउंडिंग या कंसेंट ऑर्डर आपने सुना होगा वो कैसे, सेक्शन 24 कैपिटल ए ऑफ अंडर सेबी एक्ट वो कैसे होगा, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट में जाकर इस चैप्टर के अंदर हम एक निचोड़, एक क्रक्स पढ़ेंगे सर फैमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन और कंपाउंडिंग के प्रोविजंस के बारे में हम इस चैप्टर के एंड में डील करेंगे और कंपनी सेक्रेटरीज की पावर्स वगैरह के बारे में डील करेंगे। ठीक है, तो चलो जी फ्लो के साथ हम बढ़ते हैं इस चैप्टर को आगे। लड्डू सा चैप्टर है, बिल्कुल 1 गो में आपको समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूं सेकंड रीड भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को, इतना लड्डू चैप्टर है। आओ देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि ये नॉन कंप्लायंसेस वो करने का इंपैक्ट क्या होगा, मॉनेटरी फाइन्स होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है, प्रोहिबिशन ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को रन करने में प्रोहिबिट, बीच में कंस्ट्रेंट आ जाएगा, सर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप इतने दिन तक के लिए आप बाहर हो मार्केट से, ये सेम है, इसको काट दो। रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, अब रेगुलेटरी का एक्शन ले सकता है, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशंस, तो आप अगेंस्ट एक्शन। कोई भी बिजनेस हो, फॉर एनी बिजनेस एडहेयर करना बहुत जरूरी है, किस चीज को, लॉज को, स्टैंडर्ड्स को, प्लस देखो किसी भी बिजनेस को अपने लॉज को, रेगुलेशंस को एडहेयर करना पड़ेगा। सेकंड चीज क्या करनी पड़ेगी, मॉनिटर करना पड़ेगा। सर इसके ऊपर ना आने वाले 4 या 5 पॉइंट होने वाले, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एडहेयर करना है लॉज को, रेगुलेशंस को, सबको समझ में आया, किसी भी बिजनेस को अपने लॉज को, रेगुलेशन जो उसको रेगुलेट करते हैं उसको फॉलो करना है। सेकंड चीज मॉनिटर करना है। सर क्या चीज मॉनिटर करना है, बिजनेस कंप्लायंस प्रोसेस, सर जो हमारा बिजनेस है उसने किस तरीके से कंप्लायंस प्रोसेस को मैनेज किया है। अर्लियर हमने बात की थी ना पार्टी में, कंप्लायंस प्रोसेस को मैनेज करना है, प्लानिंग बनानी है, क्या सारे लॉज हो गए कि नहीं हो गए हैं, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, तो किस तरीके से कंप्लायंस, बिजनेस प्रोसेस कंप्लायंसेस को मॉनिटर करना है। अच्छा सर क्वेश्चन, सवाल पैदा होता है दिमाग में, सर क्या मुझे जो आज मैं कंप्लायंसेस कर रहा हूं, प्रेजेंट कंप्लायंसेस, रन टाइम कंप्लायंसेस मैं बोल सकता हूं, रन टाइम जो कंटिन्यूइंग कंप्लायंसेस है, क्या बस उनको देखना है, मॉनिटर करना है कि हमारा बिजनेस कंप्लाई कर रहा है, या फिर फ्यूचर में आने वाले नॉन कंप्लायंसेस जो हमारी वजह से हो सकते हैं या लो चेंज होने की वजह से हमसे नॉन कंप्लायंसेस हो सकता है, उनको भी प्रेडिक्ट करना है। यस, तो क्या मैं बोल सकता हूं सर मॉनिटर करना है, इस चीज को मॉनिटर करना है, ना कि सिर्फ प्रेजेंट बट फ्यूचर के नॉन कंप्लायंसेस को भी प्रेडिक्ट करना है और प्रेजेंट को भी मॉनिटर करके चलना। देखो ध्यान से, मॉनिटरिंग द कंप्लायंसेस ऑफ द बिजनेस प्रोसेस हैज इवॉल्व्ड एज अ मेजर कंसर्न फॉर द बिजनेस ओनर। आज के दिन एडहेयर करना और मॉनिटर करना एक मेजर कंसर्न, एक मेजर रिक्वायरमेंट हो चुकी है हर एक बिजनेस मालिक के दिमाग में। मॉनिटरिंग नॉट ओनली रेफर्स टू कॉन्टिन्यूअसली ऑब्जर्विंग पॉसिबल कंप्लायंस वोलेशन, ना कि सिर्फ लगातार जो भी कंप्लायंस वोलेशन हो ना जाए आज के दिन उनका ध्यान रखना है, बल्कि बट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रेडिक्टिंग पॉसिबल कंप्लायंस वोलेशन इन द फ्यूचर। तो क्या मैं बोल सकता हूं मॉनिटरिंग ऑफ नॉन कंप्लायंसेस ऑन प्रेजेंट एज वेल एज,
सिंस, देखो वही वाली बात रिपीट की जाएगी। हम ये बोल रहे हैं कि सर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। बिजनेस कंप्लायंस प्रोसेस के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि सर बहुत वास्ट है। देखो बिजनेस के अंदर कंप्लायंस प्रोसेस को मैनेज करने एक अपने आप में बड़ी वास्ट चीज है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि बस ये लो कंपनी लो को कंप्लायंस कर लिया काम चल गया, सैबी लो कंप्लायंस कर लिया काम चल गया। जिस लो के अंदर हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके अंदर भी कंप्लायंस, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को भी कंप्लायंस, प्रॉपर्टी लॉज को भी कंप्लायंस, तो बहुत सारे लॉज को कंप्लायंस करना पड़ना है। अपने आप में ये बोलना बड़ा गलत होगा कि बिजनेस कंप्लायंस प्रोसेस अपने आप में छोटी सी चीज है, बहुत वास्ट चीज है। तो इसमें ना ये भी बोलना डायरेक्टली गलत होगा कि हम मॉनिटर करेंगे, मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस कंप्लायंसेस कर लो। तो किस चीज को मॉनिटर कर लो और क्या पर्टिकुलर वे होगा वो आइडेंटिफाई करना कि सर इस तरीके से हम मॉनिटर कर ले, तो ये पर्टिकुलर वे को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। सिंस द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस कंप्लायंस इज वास्ट, Thus approach related to process monitoring are hard to identify। बहुत मुश्किल है सर कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाए मॉनिटर करने के लिए। तो एक चीज और बोली गई है, मॉनिटरिंग द कंप्लायंस ऑफ बिजनेस प्रोसेस विद रेलेवेंट रेगुलेशंस का आपने कंप्लाई किया कि नहीं किया, कोई रुकावटें कंस्ट्रेंट्स कोई आए हैं, रूल्स ड्यूरिंग रन टाइम, यानी प्रेजेंट की बात की जा रही है, प्रेजेंट ड्यूरिंग रन टाइम हैज इवॉल्व्ड एज अ मेजर कंसर्न इन प्रैक्टिस। जनरली हम क्या करते हैं सर, प्रेजेंट वाले इश्यूज को ध्यान रख लेते हैं, यही एक प्रैक्टिस चलती है। बट द कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड मॉनेटरी फाइन्स, जो कॉस्ट है नॉन कंप्लायंस उसको करने की, मॉनेटरी फाइन्स की, हैव बीन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों से नॉन कंप्लायंसेस के पेनल्टी मॉनेटरी फाइन्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि जेल पहले 2 साल होती थी तो अब 3 साल बढ़ा दी गई है, 500 रुपए फाइन था तो आज 5000 कर दिया है, 50 रुपए फाइन था तो 500 कर दिया। इस तरीके से फाइन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। कंपनीज एक्ट 2013 से 1956 से 2013 के अंदर बहुत बड़ा है। द पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बोली बात आ गई ना ऊपर। अगर हम नॉन कंप्लायंस करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डायरेक्टर से रिलेटेड प्रोविजंस का, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वोलेशन एंड द डॉक्यूमेंट ऑफ वोलेशन। तो डिपेंड करता है पेनल्टीज कितनी दी जाएगी, सर आपने किस टाइप का नेचर वोलेशन किया है और किन किन डॉक्यूमेंट्स के अंदर वोलेशन किया, उनके बेस पे ही पेनल्टी स्थगित की जाएगी आपके लिए, बेसिकली आपको दी जाएगी। अब इट इज नॉट अनकॉमन, मतलब नोट से अन कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो इट इज कॉमन फॉर अ प्रोफेशनल। एक इंसान है, प्रोफेशनल है, सीएस है, इंसानी तो है, तो बहुत कॉमन है कि उनसे गलती हो सकती है। कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट जो करनी थी कंप्लाई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब गलती से हम भूल सकते हैं उस चीज को, गलती से गलती हो गई, या फिर गवर्नेंस नॉर्म्स को हम गलती से भूल सकते हैं। तो उस चीज के लिए भी हमें प्रिपेयर रखना है अपने आप को, सर अगर ऐसा हो गया तो उसको भी मॉनिटर करके चलना है कहीं हमसे, यानी हमने पढ़ा था ना पीयर रिव्यूज करवाना लास्ट 17 चैप्टर वगैरह में, तो वही वाली बात की है ना। अब मैंने जो आपको बोला था प्रोसिक्यूटरल प्रोसीजर्स, सर प्रोसिक्यूट करना का एक्शन लेने के लिए डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी डिफरेंट लॉज में सबका अलग अलग जनरली प्रोसीजर बताया गया है रिस्पेक्टिव लॉज के अंदर। लाइक मान लो कंपनी लॉ के अंदर बताया गया कि एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स, अब कंपनी लॉ के अंदर कंपाउंडिंग का भी बताया गया, एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज, कंपाउंडिंग ऑफ फाइन्स बताया गया। सबको सबका प्रोसीजर अलग है, स्पेशल कोर्ट में जाना, एनसीएलटी में जाना, सबका बताया गया। ऐसे सैबी लॉज में भी, फैमा में भी, कंपटीशन में भी, एससीआरए में भी, सब लॉज के अंदर सबका एक अलग से बताया गया कि इनकेस अगर कोई भी इरेगुलरिटीज करता है, इलीगलिटी करता है, रॉन्ग डूइंग करता है अपने रिस्पेक्टिव लॉ के अंदर, तो उसके लिए एक रिस्पेक्टिव प्रोसेस नॉन कंप्लायंसेस को डील करने का, या क्या क्या आपको कंप्लायंसेस करने हैं उनका सबका प्रोसेस हर लॉ के अंदर बताया गया है। इसके अंदर यही चीज लिखी है, पढ़ लो। Generally, every law, rules, regulations has defined procedures for fulfilling the compliance requirements, and the such compliance requirement also have prescribed method of resolving। और compliance requirement के साथ साथ ये भी बताते हैं, in case अगर आपसे गलती से कोई चीज रह गई, resolving any conflicts, कोई भी दिक्कतें आती हैं, एक्विजिशंस ऑफ रॉन्गडूइंग, अगर आप पे आरोप लगाया कोई भी आप गलत काम करने का, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन, रेगुलेटर इन्वेस्टिगेशन आपके अगेंस्ट जेल, क्रिमिनल प्रोसीडिंग से लगा सकता है, कंपाउंडिंग भी बता सकते हैं, रिस्पेक्टिव लॉ के अंदर बताया गया है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट रेगुलेटर्स, अगर हम बात करें डिफरेंट लॉज के अंदर अगर आप फॉलो कर रहे हो, मान लो मैं कंपनी, मैं लिस्ट हो जाऊं तो सैबी लॉ में भी, मैं कंपनी लॉ में भी, कॉम्पिटिशन एक्ट में भी मैं आ सकता हूं, मैं मर्जर में जा रहा हूं, मैं टेक ओवर में जा रहा हूं, तो बहुत सारे लॉज लग रहे हैं। डिफरेंट कंपनीज हैव डिफरेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एंड द मैनर फॉर द डीलिंग विद द वायलेशन। तो हर कंपनी के डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि आप पता लगे मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं अपना उठा के मैन्युफैक्चरिंग वाले कंप्लायंसेस कंप्लाई करना शुरू कर दूं, तो सर्विस सेक्टर के अलग है, मैन्युफैक्चरिंग के अलग है। तो हर लॉज के अंदर डिफरेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बताई गई है, और इनकेस अगर ब्रीच होता है तो नॉन कंप्लायंसेस को भी डील करने का, रिजोल्व करने का एक पर्टिकुलर वे भी बताया गया है हर लॉज के अंदर अपना सेपरेट। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको हमें कंप्लाई करना होता है बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी। आगे बढ़ो।
अब देखो पहला पार्ट ए अगर मैं इसमें बोलूं, नॉन कंप्लायंस अगर आप कंपनीज एक्ट के अंदर करते हो तो एक बात आप ध्यान से सुन लो, एमसीए जो है सब बच्चों को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो एग्जीक्यूट करती है, एडमिनिस्टर करती है बेसिकली किसको, कंपनीज एक्ट के अंदर। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है, एमसीए का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। सर सब बच्चों को पता है इस बात को, जो दिल्ली वाले बच्चों को तो पता ही है। एमसीए जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है और वो एग्जीक्यूट करती है, मतलब बेसिकली इस कंपनी लॉ को एडमिनिस्टर तो कौन करती है, एमसीए। इसको एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं कंपनीज एक्ट को, थ्रू आरओसी, और सर थ्रू ऑफिशियल लिक्विडेटर, और सर आरडी के थ्रू, दैट 7 आरडीज, और ऑफिशियल लिक्विडेटर के थ्रू, और एसएफआईओ, ये आप पढ़ोगे सेक्शन 21, सेक्शन 211 एंड 21 पढ़ा होगा सबने डिस्प्यूट में, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट क्लास, फर्स्ट सेकंड क्लास बेसिकली। तब बच्चों को समझ में है, आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर, आरडी, एसएफआईओ के थ्रू अपने डील करवाते। फिर बोला गया कि बेसिकली सर कुछ नहीं है, मतलब जनरली कंपनीज एक्ट के अंदर एक नया प्रोविजन इंसर्ट कर दिया स्पेशल कोर्ट्स का, और स्पीडी डिस्पोजल ऑफ ऑफेंसेस अगर होंगे, कोई भी वायलेशन अगर होती है कोई भी ऑफेंस की, तो बेसिकली इस सेपरेट इस कोर्ट के अंदर आप लेके जाओगे। सर इसके लिए भी मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 28 अलग से चैप्टर बनाया, चैप्टर नंबर 28 ही होगा आई गेस, वेट फॉर अ व्हाइल, यस चैप्टर नंबर 28 सेक्शन 435 टू सेक्शन 446 बी, ये डील करते हैं प्रोविजन डील्स विद। तो बच्चों को समझ में आया। अब कंपनीज एक्ट के अंदर भी ना ऑफेंसेस को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। देख लो यहां लिखता हूं मैं, देखो कंपनीज एक्ट के अंदर ऑफेंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देख लो इधर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, सर टाइप ऑफ पनिशमेंट के बेस पे, कॉग्निजिबिलिटी के बेस पे, और बेलाबिलिटी के बेस पे। मतलब सर पनिशमेंट के बेस पे ऐसे ऑफेंसेस जिनमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको भी ना मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, जहां मैंडेटरी इंप्रिजनमेंट होगी, या जहां पे ऑप्शनल इंप्रिजनमेंट होगी, इंप्रिजनमेंट जेल, इंप्रिजनमेंट में ऑर्डर्ड, चाहो तो कर सकते हो, या इसमें नहीं होगी बिल्कुल। तो अब देखो सर मैंडेटरी वाला कैसा होगा, सर थोड़ा सा बता दो मैंडेटरी वाला, वैसे तो हमें आता है बस थोड़ा सा रिमाइंड करवा दो। और फिर इधर इसके अंदर देखो सर, आप देखोगे ऑफेंसेस जिसके अंदर पनिशमेंट होगी फाइन ओनली, सॉरी imprisonment only, imprisonment and fine, imprisonment and fine, बस ये 2 ही मान लो आप, imprisonment and fine। ठीक है, एक सेकेंड, एक चार्ट भी बनाया है, अगर बुक के अंदर होगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, imprisonment and fine। ठीक है, बनाया मैंने बुक के अंदर, ये 2 ही हैं इसके अंदर। इसके अंदर देख लो आप, इसके अंदर कई सारे होंगे, फाइन ओनली, सिर्फ फाइन देना है। इसके अंदर इंप्रिजनमेंट और फाइन, और इसके अंदर बताया गया है सर फाइन और इंप्रिजनमेंट, और तो ये तो सारे हमारे होंगे सर इंप्रिजनमेंट मे बी ऑर्डर्ड, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी, और यहां मैंडेटरी सर होगी। तो ये वाले जो ऑफेंसेस होते हैं ये होते हैं सर नॉन कंपाउंडेबल। क्या बोल दिया सर मैंने, नॉन कंपाउंडेबल। सर ऐसे ऑफेंसेस तो कंपाउंड हो ही नहीं सकते, ये हमारे कंपाउंडेबल होते हैं। अब डिपेंड करता है कि कंपाउंडेबल कहां होंगे। ऐसे ऑफेंसेस जो फाइन ओनली वाले होंगे वे हम कहां लेके जाएंगे, एनसीएलटी में, और इसमें भी एनसीएलटी में कौन से वाले फाइन्स जो अप टू 25 लाख तक होंगे वो तो कहां जाएंगे, आरडी के पास चले जाएंगे, और ऐसे ऑफेंसेस जो अबाउट 25 लाख होंगे वो कहां चले जाएंगे, 25 लाख इज द क्राइटेरिया आई गेस, यस, और वो कहां चले जाएंगे सर, वो चले जाएंगे एनसीएलटी के। बट और जो इंप्रिजनमेंट और फाइन और ये वाले ऑफेंसेस फाइन और इंप्रिजनमेंट वाले ये जाएंगे सर हमारे
स्पेशल कोर्ट के पास वहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं, स्पेशल कोर्ट जो मैंने अभी बताया। डरना इतना सबको रिमाइंड हुआ, रिकॉल हुआ। सर कॉग्निजिबिलिटी क्या है, ये तो हमने कभी ना सुना सुना लग रहा है, जैसे पहले ना कहीं पे सुना हो। यस, सीआरपी से जिन बच्चों ने मेरे साथ किया था डिस्प्यूट में, कॉग्निजिबिलिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे ऑफेंसेस जो कॉग्निजिबल होंगे, दैट मींस विदाउट वारंट। पुलिस के पास पावर है विदाउट वारंट भी आपको अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट विदाउट वारंट। और नॉन कॉग्निजेबल कौन से होंगे, नॉन कॉग्निजेबल कौन से होंगे सर, जिसमें पुलिस के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है विदाउट वारंट आपको उठाने की, पहले से वारंट लेना। बेलेबिलिटी का मतलब बेलेबल नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस। सर बेलेबल ऑफेंसेस मतलब मैटर ऑफ राइट, आपको बेल मिल जाएगी, आप कैसे भी क्राइम के अंदर फंसे हो, मतलब इतना कॉग्निजेबल, इतना ज्यादा हीनियस क्राइम नहीं है, आपको इजीली बेल मिल जाएगी, दैट इज अ मैटर ऑफ राइट। बट नॉन बेलेबल का मतलब ये बेलेबल मैटर ऑफ राइट नहीं है, अगर कोर्ट को, जज को सही लगेगा, मजिस्ट्रेट को सही लगेगा तो आपको बेल मिल जाएगी, अदरवाइज आपको बेल नहीं मिलेगी, दैट इज नॉन, जिसमें मैटर ऑफ राइट बेल नहीं होगी। ना समझ में आया हर बच्चे को, पक्का पक्का? डन, चलो चलो जी, ये सारा हो चुका है। देखो बच्चों वाली चीज है, ऐसे ऑफेंसेस punishable with imprisonment only, punishable with fine only, offenses punishable with imprisonment or fine, fine imprisonment, fine and imprisonment penalty only। जिसको कैटेगराइज किया गया मैंडेटरी विद imprisonment, imprisonment नो स्कोप ऑफ imprisonment, यानी जहां ओनली फाइन वाले होंगे, इसको एक कैटेगरी में और डिफाइन कर दिया, जहां ओनली फाइन वाले, पेनल्टी ओनली, ठीक है। एक और है फाइन ओनली, पेनल्टी ओनली, ठीक है, जो सिविल नेचर के होंगे, या ओनली पेनल्टी। डन। पेंडिंग ऑन कॉग्निजिबिलिटी हो चुका है, बाल कॉग्निजिबल मींस पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद लॉ अरेस्ट विदाउट वारंट। पढ़ते रहना। अब बेलेबल, बेलेबल इकट्ठा कर लेना इसको, बेलेबल विच रिक्वायर्स द जुडिशियल कस्टडी, ऐसे ऑफेंसेस जो बेलेबल हों, जिसको पहले बेलेबल है, या फिर ऐसे जो बेल नहीं मिलेगी, आपको पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाएगा। हीनियस क्राइम्स के आपने कुछ अच्छा क्राइम, देखो मानो एक एग्जांपल देता हूं अभी लेटेस्ट, जैसे भारती सिंह जो फंसी है, जो कॉमेडियन है, अब अगर ये कंज्यूमर है गांजे की, बेसिकली ड्रग्स की माफिया नहीं है, कंज्यूमर है बेसिकली, बस कंज्यूम करती है, दैट इज कुछ नार्कोटिक्स एक्ट के अंदर ना 100 ग्राम से कम अगर आपके पास नार्को बेसिकली ड्रग्स मिलती हैं, गांजा मिलता है, सुल्फा मिलता है, तो उस केस में आप एक कंज्यूमर ट्रीट हो गए और आपको बेल मिल सकती है, और मैक्सिमम 1 साल तक की जेल हो सकती है, और इमीडिएटली आपको बेल भी मिल सकती है। बट अगर आप कंज्यूमर नहीं हो, आप इसके वेंडर हो, अब माफिया हो, आप आगे सप्लाई करते हो, सप्लायर हो, तो उस केस में आपको 3 से 7 साल 10 साल तक की सजा हो सकती है, 3 से 10 साल, और आपको बेल नहीं मिलेगी, दैट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस, आपको अरेस्ट जुडिशियल कस्टडी में होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये 3 टाइप्स के ऑफेंसेस जो कंपनी लॉ बेसिकली डिवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ, बड़ा अच्छा होने वाला है, प्रोसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर द कंपनीज एक्ट। देखो एक ना कहानी सी सुन लो, होता क्या है सबसे पहले, सर सबसे पहले आपने की, ध्यान से सुन लो क्योंकि इसका मैंने चार्ट प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए ना, ये चार्ट है, तो आपको फिलहाल बस यहां सुन लो, पढ़ने की कोशिश मत करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देखो आपने फाइल की बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वट एवर द केस में भी आपने अपना फाइल किया आरओसी के पास, किया सर। अब होता क्या, आरओसी के पास आपने फाइल कर दिया, अब आरओसी ना रैंडमली उठा उठा के स्क्रूटनी करती है बैलेंस शीट की भी, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वट एवर जो भी आपने फाइल की। अब आरओसी ने उसको ना कभी रैंडमली उठा के क्रॉस वेरीफाई कर लिया, और स्क्रूटनी के दौरान आप फंस गए, कोई भी नॉन कंप्लायंसेस, इरेगुलरिटीज कोई भी आरओसी ने ऑब्जर्व किया, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाते टाइम पे आपने कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, 1956 या 2013 व्हाटएवर द केस में भी, तो उस केस में वो स्टेटमेंट या उस बुक्स ऑफ अकाउंट को आरओसी आपको एक शोकोज नोटिस, बेसिकली फर्स्ट शोकोज नोटिस का नाम दूंगा, वो आपको भेज सकती है, कंपनी को भी, आपको मतलब कंपनी को भी, एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी भेज सकती है। कारण बताओ सर आपने ये नॉन कंप्लायंसेस क्यों किया, या अपनी जेन्युइननेस को प्रूफ कर दो। समझ में आ रहा बात? अब सर स्क्रूटनी करते टाइम पे नॉन कंप्लायंसेस पाए गए, वट एवर द केस में भी, अगर आपने इरेगुलरिटीज, नॉन कंप्लायंसेस और बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करने में कंपनीज एक्ट को वायलेशन किया है, लैप्स किया है प्रोविजंस को, तो उस केस में आपको ऑब्जेक्शन आ गया। अब आरओसी ने जो आपको चिट्ठी भेजी है, शोकोज नोटिस भेजा है, इसके अगेंस्ट अब आपकी ड्यूटी बनती है। देखो 2 बातें होंगी,
या तो आपने उसका रिप्लाई कर दिया या आपने उसका रिप्लाई नहीं किया। अब आप एक ना क्वेश्चन यहीं से निकल के आएगा, बुक से मैं ऑल्दो रीड नहीं करवाऊंगा, बट अगर आपने उसका रिप्लाई कर दिया, अब दो बातें होंगी, या तो आरओसी आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई हो गया, आपने जेन्युइनली रिप्लाई कर लिया और आप प्रूव कर पाए कि यस सर वी आर जेन्युइन पर्सन, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन वहां की वहां रुक जाएगा, कोई फर्दर इनिशिएट प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट नहीं होगी। बट अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए, अब आरओसी का मत्था खराब। अब आरओसी को गुस्सा आएगा, आरओसी आपको सेकंड शोकॉज नोटिस भेज देगी और उस शोकॉज नोटिस की एक स्टेटमेंट डालेगी उसके अंदर, वाई वी आर नॉट प्रोसिक्यूट और फर्दर प्रोसिक्यूशन, हम आगे आपके अगेंस्ट एक्शन क्यों ना ले और क्यों ना माने कि आपने नॉन वायोलेशन या नॉन कंप्लायंसेस किया है कंपनीज एक्ट का, या कोई भी ब्रीच किया इरेगुलरिटीज, या फिर आपने कोई भी लैप्स किया है लॉ का, क्यों ना आपको माने, कारण बताओ। अब आपका लास्ट और हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए, यानी धमकाने वाला नोटिस है। अब सेकंड शोकॉज नोटिस के बाद दो बातें होंगी, या तो आपने प्रूफ कर दिया अपनी स्टेटमेंट जो आपने रिप्लाई किया, या आप प्रूफ नहीं कर पाए। कर दिया तो क्या होगा, आगे फर्दर प्रोसिक्यूशन एक्शन नहीं चलेगा, रुक जाएंगे प्रोसीडिंग्स। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो अब क्या होगा, दो बातें होंगी, या तो अब आरओसी आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा, तो उस केस में या तो आपने कंपाउंडिंग एप्लीकेशन लगा दी अंडर सेक्शन 441, सब बच्चों को पता है, कंपाउंडिंग ऑफेंसेस की एप्लीकेशन लगा दिया आपने, या फिर आपने एप्लीकेशन नहीं लगाई। अब नहीं लगाई तो क्या होगा, आरओसी आपके अगेंस्ट इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स कर देगा और आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर देगा। किसके पास कंप्लेंट फाइल कर देगा सर, मैजिस्ट्रेट के पास आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर देगा और आपके अगेंस्ट एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बट क्या होगा सर, अगर आपने एप्लीकेशन लगाई कंपाउंडिंग, फिर क्या होगा, दो बातें होंगी, हो सकता है आपकी एनसीएलटी या स्पेशल कोर्ट आपके उसको अप्रूव कर दे या उसको अप्रूव ना करे। अगर आपकी कंप्लेंट अप्रूव हो गई तो क्या होगा, आपने जो भी कोर्ट एनसीएलटी का या फिर जो भी कोर्ट का ऑर्डर आया आईएनसी 28, सबको पता होगा विद इन 30 डेज हमें कहां फाइल करना होता है, आरओसी के पास आईएनसी 28, वो ऑर्डर की कॉपी फाइल कर दो सर, अब हमारे अगेंस्ट आगे कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। बट अगर आरओसी बेसिकली एनसीएलटी स्पेशल कोर्ट ने अगर अप्रूव नहीं किया आपकी कंपाउंडिंग को, तो उसमें क्या होगा, आपके अगेंस्ट आरओसी फर्दर एक्शन इनिशिएट करेगी और मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लेके जाएगी। इतना सब बच्चों को समझ में आ रहा है। बट यहीं पे अगर वो आपने फ्रॉड किया होता और सेक्शन 212 के अंदर आप फॉल करते, देखो अभी मैं पढ़ाने नहीं बैठ रहा हूं, डिस्प्यूट पढ़ लेना चैप्टर नंबर 3, 212 के अंदर अगर आप उन 4 ग्राउंड्स के अंदर फॉल कर जाओगे तो आप एसएफआईओ, आपको आरओसी ना लगा के एसएफआईओ आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाता। और अब हम आगे पढ़ेंगे, दोनों का ना प्रोसीजर सेपरेट जाएगा। अब अगर आरओसी ने जो एप्लीकेशन लगाई है, जो मैंने आपको प्रोसीजर पढ़ाया है, ये एक नॉर्मल का एक प्राइवेट कंप्लेंट की तरह ट्रीट होगी और सेक्शन 190 मैजिस्ट्रेट इसको टैकल करेगा ऑफ सीआरपीसी, ऑफ सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी। जिन बच्चों ने सीआरपीसी डिस्प्यूट में मेरे साथ पढ़ा है उसमें इसको डील करेगा, यानी कॉग्निजेंस कर लेगा उस एप्लीकेशन का एज अ प्राइवेट कंप्लेंट। जो भी आपने कंप्लेंट किया उसको एज अ प्राइवेट कंप्लेंट मान के उसके बाद उसके ऊपर फर्दर एक्शन लेगा, प्री ट्रायल एविडेंस देखेगा उसके ऊपर, और अगर उसको कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं सर मुझे तो लग रहा है ओथ पे मुझे कंप्लेनेंट से कसम खिलवा के स्टेटमेंट लेनी चाहिए, कभी बाद में मुकर जाए, तो वो भी ले सकता है मैजिस्ट्रेट। बेसिकली सेक्शन 200 टू 204 के प्रोविजंस को कंप्लाई करेगा मैजिस्ट्रेट अगर आरओसी कंप्लेंट करता है। बट अगर एसएफआईओ ने 212 के अंदर कंप्लेंट कर दी, यानी एसएफआईओ की कंप्लेंट जाएगी 212 के अंदर, तो उस केस में डायरेक्ट सम्मन या वारंट, यानी डायरेक्ट इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग होगा, सम्मन या वारंट इशू कर दिया जाएगा। बट अगर 190 के अंदर, यानी आरओसी ने अगर लगाई है 212 ऑफ कंपनीज एक्ट, लेकिन 190 ऑफ सीआरपीसी अगर उसके अंदर लगाई गई है, सर ये क्या बोल दिया अभी मैं दिखाऊंगा, रीड करवाऊंगा तो आ जाएगा समझ में। लेकिन अगर आरओसी ने कोई भी कंप्लेंट की थी तो पहले उसको सारा 200, 201, 202, 203, यानी उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह अगर मैजिस्ट्रेट को करना चाहे तो वो करेगा, देन फाइनल इशू ऑफ समन या वारंट करेगा 204 के अंदर जाके, वो चीज एक बाद में होगी। बट एसएफआईओ करते तो डायरेक्ट 204 पे आप पहुंच जाओगे, इशू ऑफ समन या वारंट आपके स्टेज पे आप पहुंच जाओगे। तो ये इस तरीके का डिफरेंस आता है, ऑल्दो कंप्लेंट दोनों की सेम है, बट आरओसी तो मैंने आपको बताया 2 शोकॉज नोटिस के बाद एक्शन लेगा जनरली, लेकिन एसएफआईओ 212 के अंदर फॉल करते ही आप अगेंस्ट एक्शन ले लेगा। एक तरह से सीबीआई होगा, एक तरह से सीबीआई है एसएफआईओ या ईडी है एसएफआईओ, मैं बोल सकता हूं वही पैरेलल रैंक होगा। सर ये आपने इतना लंबा प्रोसीजर बोल दिया सर, सब कुछ ये है तो कंपनी या ऑफिसर, या तो एंड या और, दोनों ही गलती है। नॉन कंप्लायंसेस कर दिया क्या, लाइक आपने बैलेंस शीट फाइल की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल की, किसको, आरओसी को। अब आरओसी ने कर ली स्क्रूटनी और पाया गया इरेगुलरिटी है, वोलेशन है, ठीक है, पढ़ते रहना, वोलेशन किया गया है लॉज का,
इन द नेचर ऑफ ऑफेंस। अगर नॉन कंप्लायंस इन द नेचर ऑफ ऑफेंस हो गया तो क्या होगा? अब आरओसी क्या करेगा, इसको इग्नोर करना प्लीज। अब आरओसी क्या करेगा सर? फर्स्ट शोकॉज नोटिस को टू कंपनी एंड को फर्स्ट शोकॉज नोटिस, रिप्लाई आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। अगर रिप्लाई आया, सक्सेसफुली प्रूव, आपने प्रूव कर दिया, यानी एबल टू प्रूव इट्स जेन्युइननेस, या फेल्ड या अनेबल टू प्रूव इट्स जेन्युइननेस। अगर प्रूव कर दी तो लैप्स फर्दर प्रोसीडिंग यानी वेव हो जाएगी। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो सेकंड शोकॉज नोटिस जाएगा और उसके अंदर स्टेटमेंट भी जाएगी क्यों ना आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, बताओ। एबल टू प्रूव, अगर आपने सक्षम हो गए, आपने अपने रिप्लाई में प्रूव कर दिया तो कोई लैप्स फर्दर प्रोसीडिंग्स। बट अनेबल टू प्रूव, सेकंड टाइम भी अनेबल हो गए तो दो ऑप्शन होंगे, फाइल कंपाउंडिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 441 टू एनसीएलटी, क्योंकि ऑफेंसेस की है एप्लीकेशन कंपाउंडिंग हो सकती है। पेनल्टी की बात नहीं की गई थी, ऊपर ही मैंने ऑफेंस वर्ड लिखा था, तो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन चली जाएगी 441 में। कंपाउंडिंग एप्लीकेशन अप्रूव्ड कर दी गई है तो उस केस में फाइल कर दो फॉर्म INC 28 आरओसी को, और कोई भी कोर्ट का कोई भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पूरे कंपनी लोगों के अंदर थंब रूल है, INC 28 जाएगा आरओसी के पास और यहां की यहां प्रोसीडिंग्स रुक जाएंगी। अगर इन केस नो कंपाउंडिंग मेड बाय द एनसीएलटी, कंपाउंडिंग एनसीएलटी और स्पेशल कोर्ट बेसिकली इसको अप्रूव नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट नहीं स्पेशल कोर्ट अप्रूव नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा, मान लिया जाएगा जैसे कि आपने नॉन कंपाउंडिंग यानी एप्लीकेशन नहीं लगाई थी, आरओसी फाइल करेगा कंप्लेंट किसको, टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगा उसको कंप्लेंट फाइल कर देगा। जनरली मैंने बताया, और इसकी एप्लीकेशन कहां ट्रीट की जाएगी, अंडर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी, इसकी एप्लीकेशन यहां ट्रीट की जाएगी। एक सेकंड अथॉरिटी और है कंपनी लॉ के अंदर जो कंप्लेंट जनरेट करता है, दो अथॉरिटी है जो कंप्लेंट कर सकती है, कंप्लेंट मेकिंग पावर अंडर कंपनीज एक्ट। फर्स्ट वन इज आरओसी, जो ये हमने अभी पढ़ा है, ये प्रोसीजर सारा। सेकंड वन इज एसएफआईओ, ये कहां करेगा सर, इसकी ट्रीट की जाएगी अंडर सेक्शन 212 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है ना, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अभी जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बेसिकली इसमें डायरेक्ट इशू हो जाएगा ऑफ समन और वारंट, तो जो भी इशू करना है वो डायरेक्ट इशू हो जाएगा। बट इसके अंदर डायरेक्ट नहीं होगा, इसके अंदर 190 के अंदर कॉग्निजेंस होगा, देन उसके बाद सेक्शन 200 टू 203 को फॉलो किया जाएगा, देन इसमें डायरेक्ट सेक्शन 204 स्टार्ट हो जाएगा सीआरपीसी का। बट इसमें पहले इन सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उसके बाद 204 के अंदर फॉलो करेंगे, यानी उसके बाद समन या वारंट को इशू किया जाएगा। यानी इसमें ओथ पे स्टेटमेंट ले सकता है मजिस्ट्रेट, उसके बाद आपके अगेंस्ट फर्दर इंस्पेक्शन इंक्वायरी करवा सकता है, उसके बाद चेक कर सकता है कि आपने जो दिया था वो सही भी दिया था कि नहीं दिया था, कंप्लेंट जो फाइल की थी कहीं पर्सनल ग्रीवियंसेस की वजह से तो नहीं किया, क्योंकि एन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगी पर्सनल ग्रीवियंसेस की वजह से। तो ये प्रोसीजर हमारा देखने को आपको उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। देखो इधर ध्यान दो। Generally, at the time of scrutinizing the balance sheet and other financial and non-financial statement of the company, if registrar of the companies come across any lapses on the part of the company in recording the transactions and irregularities, etc., and observed provisions of the Company Act 1956 or 2013 has been violated, बता चुका हूं, by the company officer in preparation of these statement, the ROC issues show cause notice, यानी first show cause notice to the company officer in default. On such show cause notice being issued to the company, it is the responsibility of the company to make sure all details sought, तो जो भी ROC को चाहिए हमने सारी की सारी दे दी है, is properly provided to the satisfaction of the ROC. If ROC is convinced with the explanation given by the company and upon getting proper documents and back paper जो भी आपने दिए हैं उनको, he may drop the, बता चुका हूं आपको आगे। In case the company is not in a position to prove its genuineness, बता चुका हूं, in providing the defaults details sought for by the ROC, then the ROC will serve show cause notice. क्या मैं बोल सकता हूं second show cause notice to the directors as officer in default and company, stating that क्या चीज उसमें डालेंगे, why action shall not be taken by the registrar of the company against the company for the lapse in compliance was observed by the ROC. बता चुका हूं सारा। In such case the company has an option of either satisfying, कंपनी के पास ऑप्शन है
सेकंड शो कॉज नोटिस के बाद दो ऑप्शन थे, सेटिस्फाइंग द आरओसी बाय प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स सोट फॉर, और अगर नहीं कर पाए और इफ इट इज नॉट इन अ पोजीशन टू प्रूव दैट द कंपनी इज जेन्युइनली रिकॉर्डेड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि भाई प्रूफ ही नहीं कर पाओगे आप उस चीज को, देन अप्रोच कर लो एनसीएलटी को टू कंपाउंड द ऑफेंसेस कमिटेड बाय द कंपनी एक्सेप्टिंग दैट देयर आर लैप्सेस ऑन द पार्ट, और मान लो कि सर हमारे पार्ट पे गलती हुई है कंपनी के पार्ट पे और एज वेल एज डायरेक्टर्स के पार्ट पे, और अपनी फर्दर आगे बढ़ जाओ। कंप्लाइंग द प्रोविजंस, क्या मैं बोल सकता हूं सर कंपाउंडिंग एप्लीकेशन का मतलब होगा एडमिशन ऑफ गिल्ट? कंपाउंडिंग एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, आगे आएगा ऑल दो, बट स्टिल फिर भी थोड़ा सा सुना सुना लगे, दैट इज एडमिशन ऑफ गिल्ट, अपनी गलती मान लेना, और फी फॉर एज अ ऑल्टरनेट फॉर प्रोसिक्यूशन, इंप्रिजनमेंट के ऑल्टरनेट, प्रोसिक्यूशन के ऑल्टरनेट में फी पे कर देना, लाइक बोल सकते हैं एडमिशन ऑफ गिल्ट, अपनी गलती मान लेना। इन केस द कंपनी फेल टू कंपाउंड द ऑफेंस, अब कंपनी ने कंपाउंडिंग एप्लीकेशन भी नहीं लगाई विद एनसीएलटी, देन द आरओसी विल प्रोसीड फर्दर टू फाइल ए कंप्लेंट, कहां कंप्लेंट करेगी, अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर विद अथॉरिटी हैविंग जुडिक्शन, तो उस अथॉरिटी के पास जिसकी जुडिक्शन होगी, टू ट्राई द सैड ऑफेंसेस आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेके और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती है एमसीए से। सबको समझ में आया? ये क्वेश्चन आया था 391 वगैरह, पढ़ते रहने। देखो ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर मॉड्यूल, बट आईसीएसए ने कहीं से उठा के पढ़ लिया, पूछ लिया, तो प्रिपेयर होकर चलना। डिस्प्यूट का कंप्लायंसेस इस वाले चैप्टर में पूछ लेंगे ये लोग, और इसका डिस्प्यूट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब हमने पढ़ा सर अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन होता है कंपनीज एक्ट के अंदर तो किस तरीके से उसको डील किया जाएगा, यानी आरओसी ने अगर कोई भी कंप्लेंट फाइल की या एसएफआईओ ने की, मैंने आपको बता चुका हूं स्पेशल कोर्ट के पास अगर की तो उसको कैसे डील किया जाएगा। अब एसएफआईओ आर एम्पावर्ड टू फाइल कंप्लेंट बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इफ they are of an opinion that a particular company has been in debt according to the Companies Act 2013, अगर उसको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा, एसएफआईओ करता है, मैंने बताया आपको सेक्शन 212 की तरीके से डील किया जाएगा स्पेशल कोर्ट में, और इज परसुइंग इट्स एक्टिविटी वॉयलेटिंग द लॉ ऑफ द लैंड, अगर या तो किसी ने कंपनीज एक्ट का डिफॉल्ट किया या फिर जिसने अपनी एक्टिविटीज, जो उसकी एक्टिविटीज है वो वॉयलेट करती है कंपनीज एक्ट को, लॉ ऑफ द लैंड, यानी जो भी लॉ लग रहा है हमारे इंडिया में उसको वॉयलेट कर रही है। देखो या तो कंपनी ब्रीच करती है कंपनीज एक्ट को, या कंपनी की एक्टिविटीज ब्रीच करती है हमारे कंट्री के लॉ को, दे कैन फाइल ए कंप्लेंट, दे मतलब एसएफआईओ अंडर सेक्शन 190 फाइल तो 190 में करेंगे सीआरपीसी के अंदर, बट द डिफरेंस लाइज इन हाउ द कंप्लेंट इज ट्रीटेड। बट डिफरेंस क्या होगा, आरओसी ने कंप्लेंट फाइल किया, एसएफआईओ ने की, ऑल्दो करेंगे सेक्शन 190 के अंदर ही, बट किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा। देखो एसएफआईओ की कंप्लेंट को तो हम मान लेंगे जैसे कि एक तरह से पुलिस रिपोर्ट है, मैंने अभी आपको बताना भूल गया था, दैट इज कॉल्ड द पुलिस रिपोर्ट। और सब बच्चों को पता होगा एक चीज, सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 इसका, कंपनीज एक्ट का नहीं बच्चों, सीआरपीसी का, सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी बोलता है पुलिस रिपोर्ट मान लेंगे, और इसके बाद मैजिस्ट्रेट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करेगा, मान लिया जाएगा, इसी के बाद इश्यू ऑफ समन या इश्यू ऑफ वारंट हो जाएगा, और जो भी सेक्शन 200 टू 203 का प्रोसीजर है वो इसके ऊपर नहीं लगेगा अगर एसएफआईओ करता है। बट इसी पर अगर यहां आरओसी करता है तो उसको नहीं माना जाएगा कि वो पुलिस रिपोर्ट है, और उसको एज अ प्राइवेट कंप्लेंट माना जाएगा, और उसको वेरीफाई करने के लिए मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, 203 और 204 के 200 टू 203 के प्रोसीजर को फॉलो करेगा, ओथ वगैरह पे लेगा, वेरीफाई करेगा, एविडेंस लेगा, ये लेगा वो लेगा, और उसके बाद ही इश्यू ऑफ समन या वारंट करेगा। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। The SFIO has been empowered under the section 212 of the Companies Act to file a complaint। सही बात है, वो 4 ग्राउंड्स पे कर सकता है, देख लो यहाँ पे जिस बच्चों को याद ना हो तो 4 ग्राउंड्स, रोड वगैरह। The complaint filed by the registrar of the company is considered as private complaint under section 190 of the CRPC। कहां फाइल कर सकता है 190 में, फाइल तो ये भी 190 में करेगा, बट पावर दी गई है 212 के अंदर, बट इसको पावर दी गई है 190 के अंदर ओनली। फिर द कंप्लेंट ऑफ द एसएफआईओ इज ट्रीटेड एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस रिपोर्ट अंडर, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि पुलिस रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के अंदर, लेकिन इसको क्या मानेंगे, प्राइवेट कंप्लेंट, इसको क्या मानेंगे, पुलिस रिपोर्ट मानेंगे। द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द एसएफआईओ डज नॉट हैव टू पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ 200 टू 203, कोई जरूरत नहीं है उस प्रोसेस को फॉलो करने का। सर इनमें क्या है, अभी नेक्स्ट पेज पे मैंने डाल दिया है, द कंप्लेंट बाय द रजिस्ट्रार आरओसी has to pass through the hurdle of pre-trial evidence, यानी वही 20 यानी दैट इज सेक्शन
200 to 203 को फॉलो करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, सेम प्लेटफॉर्म पे एज दैट ऑफ द कंप्लेनेंट ऑफ द SFIO. After the complaint has been filed by the SFIO, it is treated as police report and it directly proceeds to section 204 and the next stage of the trial is issue. डायरेक्टली मान लेंगे 204 पे पहुंच गए और अगली स्टेज क्या हो गई, इशू समन या वारंट कर देंगे. लेकिन यहां where the complaint filed by the ROC has to pass through the procedure mentioned under section 200 to 203 which causes a delay in the prosecution initiated by the registrar of companies. आया बात समझ में? सर ये क्या है 200 वगैरह क्या है? देखो सेक्शन 190 तो क्या है सर, मैजिस्ट्रेट के पास पावर है. 190 ऑफ CRPC अभी हमने पढ़ा क्या पावर है, द पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट. तो कॉग्निजेंस का मतलब इनिशिएट लेना, एक्शन लेना, पावर है मैजिस्ट्रेट के पास, सेक्शन 190 के अंदर दी गई है. सबको पता है 191A के अंदर अलग पावर है. अगर कोई भी पुलिस इनको बेसिकली प्राइवेट कंप्लेंट करता है, 191B के अंदर कोई भी पुलिस कंप्लेंट आई है, पुलिस रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर पावर है. 191C के अंदर कोई भी प्राइवेट कंप्लेंट आई है तो उसके ऊपर पावर है. पता है ना CRPC में? जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा हो तो मेरी वीडियो देख लेना यूट्यूब के ऊपर, पूरे CRPC के अंदर मैंने FIR के नाम से डाल रखी है वो पहली वीडियो, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी. सेक्शन 200 टू 204 के अंदर क्या बताया गया है, However, further action on such complaint has to be taken. भाई कॉग्निजेंस हो गया, उसके ऊपर फर्दर एक्शन कैसे लेना है वो सेक्शन 200 से 204 बताता है, कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेना. फिर सेक्शन 200 क्या बोलता है इसके अंदर, बेसिकली द मैजिस्ट्रेट हैज टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द क्रिमिनल ऑफ द कंप्लेंट ऑन ओथ. बता देना, ओथ पे कंप्लेंट को लिखेगा, पढ़ते रहना आगे का. सेक्शन 202 क्या बोलता है, इन सर्टेन कंप्लेंट केसेस एक्शन मे हैव टू बी टेकन बाय द मैजिस्ट्रेट, दैट इज एन इंक्वायरी बाय द मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ. एक्शन ले सकता है कंप्लेंट के बेस पे. मुझे लगा सर आपने कसम जरूर खा ली, बट मुझे लगता है इस केस में ना वो दम नहीं है. मुझे लगता है इसके ऊपर ना आगे बढ़ने से पहले मुझे दोबारा से एक बार इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले मुझे क्या पता आपने कहां से आप बात सुन के आए हो, आपकी बात में सच्चाई है कि नहीं है. तो मुझे एक बार इंक्वायरी करनी है. तो इंक्वायरी कर सकता है या तो खुद से या फिर पुलिस को बोल सकता है इसकी इंक्वायरी करो. याद है आपको 202 में मैंने बोला था इंक्वायरी होगी, लेकिन ये पोस्ट ट्रायल इंक्वायरी होगी. ठीक है, सेक्शन 203, सॉरी पोस्ट ट्रायल नहीं वर्ड में बोलूंगा. ये इंक्वायरी करेगा कौन, मैजिस्ट्रेट. लेकिन जो इंक्वायरी पहले होती है सेक्शन 171 वगैरह के अंदर, 170 के अंदर, वो इंक्वायरी कौन करता है, बेसिकली पुलिस स्टेशन. बेसिकली 170 नहीं 160 161 के अंदर पुलिस ऑफिसर. तो ये कौन करता है, मैजिस्ट्रेट, या फिर पुलिस ऑफिसर करता है मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे. तो डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, एज जो हमारी FIR के केस में होती है. सेक्शन 203 में बोला जाता है आफ्टर दीज स्टेप्स इफ द मैजिस्ट्रेट डज नॉट फाइंड सफिशिएंट ग्राउंड, तो लैप्स या डिसमिस भी कर सकता है कंप्लेंट को 203 में. अगर इंक्वायरी के बाद उसको लगता है कोई फालतू ग्राउंड ही नहीं है यार आगे बढ़ने का, फ्रिवलेस कंप्लेंट है, तो उसको वहां की वहां खत्म कर सकता है. और 204 में बोलता है ऑन द अदर हैंड अगर उसको लगता है कि यह सफिशिएंट ग्राउंड है तो आगे फर्दर प्रोसेस उस कंप्लेंट के ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग्स ले सकता है और सम्मन जारी कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है, वट एवर द केस. है ना, पक्का 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 समझ में आया? मेरी मेहनत मतलब 15 मिनट्स 20 मिनट्स जो मैंने चार्ट बनाया और जो मैंने आपको एक समझाया है, पक्का समझ में आ रहा है? जिससे आपको जिन बच्चों ने डिस्प्यूट मेरे से नहीं भी लिया होगा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अब देखो सर डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड पेनल्टी. देखो ऑल्दो दिस इज द पार्ट ऑफ डिस्प्यूट पेपर, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा. यहां तो एक ही लाइन है, बस मैं इतना बोल सकता हूं फाइन हमेशा कब लगेगा, ऑफेंसेस के केस में. और इसे कौन लगाएगा, स्पेशल कोर्ट. फाइन को लगाने की पावर होती है कोर्ट की. पेनल्टी कौन लगाएगी सर, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फाइन लगा पेनल्टी लगा सकता है, लाइक ROC, इसके पास पावर है पेनल्टी. तो फाइन थोड़ा सीरियस है, पेनल्टी. कंपनीज एक्ट कंटेन प्रोविजन फॉर एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज बाय द ऑफिसर. एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी कर सकते हैं, सही बात, ROC of the central government fine penalty. Fine can be imposed only by the court of law, but penalty may be imposed even by an administrative officer. Therefore, imposition of fine requires prosecution in the court of law, whereas penalty may be imposed by way of adjudication. जस्ट एडजुडिकेशन की कोर्ट में ना जाके रेगुलेटरी अथॉरिटी कर दे, ROC RD वगैरह कर दे और काम चले. कंपाउंडिंग का मतलब देखो सब बच्चों को पता है, बस मैं आज कुछ 4-5 वर्डिंग्स में से आपको लेके जाना चाहता हूं. कंपाउंडिंग को इन शॉर्ट आप एक वर्ड लिख दो, लिख लो सारे बच्चों ऊपर ही, सेटलमेंट मैकेनिज्म. सर मैं बोल सकता हूं सर मनी, पैसा देके इन अवर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, अपनी लिटिगेशंस को बचाना पैसा देके, और मान लेना एडमिशन ऑफ गिल्ट.
क्या मैं बोल सकता हूं सर इसका मतलब एडमिशन ऑफ गिल्ट? सेटलमेंट कर लेना, पैसा देके आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स को रोक लेना, और सब केसेस में तो ये भी नहीं होगा, बट स्टिल फिर भी देखो, टू सेटल अ मैटर बाय मनी पेमेंट इन ल्यू ऑफ अदर लायबिलिटी। भाई सर प्रोसिक्यूशन पेनल्टीज इंप्रिजनमेंट ना हो उससे बचने के लिए पैसा दे दो, सेटलमेंट मैकेनिज्म। आगे देखो, द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपाउंडिंग ऑफेंस इज नॉट डिफाइंड, कंपनीज एक्ट में तो नहीं बताया गया, ना ही कोई पिछले कंपनीज एक्ट में बताया गया था। और इफ द प्रोविजन अलाउइंग कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, लेकिन इसके प्रोविजंस हैं जो अलाउ करते हैं कंपाउंडिंग ऑफेंसेस के अंदर, अंडर सेक्शन 441 करता है अलाउड, अंडर द कंपनी लॉ आर एनालाइज्ड, इट प्रोवाइड, अगर उनको एनालाइज करते तो वो क्या बताते हैं, क्लियर इन्फ्रेंस, क्लियर कट एक परछावा देते हैं किस चीज का, दैट इट इज नथिंग बट एडमिशन ऑफ गिल्ट। बता चुका हूं मैं आपको, एडमिशन ऑफ गिल्ट, मान लेना कि सर हमारी गलती है, आप कुछ क्षमा कर दो, कुछ हमारे ऊपर दर्शाओ अपनी दया। कंपाउंडिंग इज एसेंशियली ए कॉम्प्रोमाइज, बड़ी अच्छी लैंग्वेज लिखी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वाला पॉइंट। मान लिया जाएगा कंपाउंडिंग एक टाइप का कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट है, किसके बीच में, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यानी आरओसी वगैरह के बीच में, और जिस पर्सन ने ऑफेंस किया यानी कंपनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के बीच में, एक टाइप का कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट है। लाइक कंपाउंडिंग क्राइम कंसिस्ट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सम कंसिडरेशन, यानी कुछ पैसे के बदले में, पैसा लेके, टर्म्ड एज कंपाउंडिंग फीस इन रिटर्न फॉर एन एग्रीमेंट, और रिटर्न में एग्रीमेंट देंगे सर, नॉट टू प्रोसिक्यूट वन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस, जो भी आपने ऑफेंस किया था हम आपके अगेंस्ट अब आगे फर्दर एक्शन नहीं लेंगे अगर आपने इतनी कंपाउंडिंग फीस हमें दे दी तो। जनरली वो जो अमाउंट ऑफ फाइन है उससे, जनरली कंपाउंडिंग फीस उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। जितना फाइन पेनल्टी है, भाई मान लो 10 लाख आपके ऊपर है, 10 लाख आपने पूरा दे दिया तो ठीक है, उससे ज्यादा तो अब आपके ऊपर लग ही नहीं सकती, जनरली उससे कम कम ही होगी। प्रोसिक्यूशन कैन बी अवॉइडेड, प्रोसिक्यूशन को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय कंपाउंडिंग द ऑफेंस, मान के अपनी गलती और पैसे दे दो, इधर बिफोर, या तो आपके अगेंस्ट बेसिकली प्रोसिक्यूशन हो चुका है या फिर अभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है या फिर हो चुका है। टू कंपाउंड मींस टू सेटल ए मैटर बाय मॉनेटरी पेमेंट इन ल्यू ऑफ द अदर लायबिलिटी। इन शॉर्ट, कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस इज ए सेटलमेंट मैकेनिज्म। सब कुछ आ गया, जितना भी ऊपर हमने पढ़ा था ना, सारा इस डेफिनेशन के अंदर आ गया। by which one is given an option to pay money in lieu of his prosecution, thereby avoiding a prolonged litigation। तो जो आपके अगेंस्ट लिटिगेशंस थी उसको अवॉइड करके आप पैसे देके और आप बाहर आ सकते हो कोर्ट कचहरी के मैटर, ठीक है ना। अब देखो सर, वही चीज रिपीट है, मैंने आपको बता चुका हूं कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से हैं, जिनमें मैंडेटरी इंप्रिजनमेंट नहीं होती। ऑफेंसेस दैट आर नॉट मैंडेटरली पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट आर कंपाउंडेबल विद फाइन ओनली, फाइन और इंप्रिजनमेंट और बोथ। Such type of offenses punishable may or may not include imprisonment। और ये ऐसे ऑफेंसेस जिनमें इंप्रिजनमेंट मैंडेटरी होती है, यानी इंप्रिजनमेंट ओनली, इंप्रिजनमेंट बोथ, इंप्रिजनमेंट एंड फाइन, या फिर ऐसे जिसमें आपने फ्रॉड सेक्शन 447 में फंस गए हो, तो ऐसे ऑफेंसेस जहां आपकी 10 साल तो इंप्रिजनमेंट वैसे ही होगी, अगर पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा है तो 10 साल, अदरवाइज 7 साल। तो ऐसे ऑफेंसेस जो आपके हैं तो इनके लिए क्या है, नॉन कंपाउंडेबल। देख लो, ये मैंने चार्ट भी बनाया, मैंने आपको बता रहा था ना, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, चार्ट बना ना पक्का। इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, वही चीज बार बार बोल रहे हैं सर, या तो आप अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन अभी चला नहीं था, हम बोल रहे हैं ना बिफोर, अगर नहीं चला था तो आगे रुक जाएगा, मतलब आगे नहीं चलेगा, और अगर चल गया था तो रुक जाएगा। इफ द ऑफेंस इज कंपाउंडेड बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, तो क्या होगा, कैन नॉट बी। अगर चल चुका था तो वहां की वहां रुक जाएगा और आपके साथ एक एग्रीमेंट हो जाएगा, फर्दर इस सेम ऑफेंस के ऊपर आपके अगेंस्ट एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ऑफ सेबी, ये अगला पॉइंट आ गया। अभी हमने क्या सर, कंपनी लॉ के अंदर एनफोर्समेंट कौन करता है, आरओसी या एसएफआईओ। अभी हम कर रहे हैं सेबी के अंदर क्या होगा, देखो सर 4 पावर है सेबी की। सेबी की ना यहां 4 पावर बताई गई हैं। सबसे पहली तो है सिविल क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करने की पावर है, सिविल क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी कर सकता है। देखो सबको पता है सेबी लॉ का, सेबी एक्ट का पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू प्रोटेक्ट द, टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, सबको पता है ना इस बात का। तो सिविल एक्शन, सिविल क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करना, सिविल एक्शन बेसिकली सिविल प्रोसीडिंग्स को टैकल करना। दूसरा क्या है सर इसका, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को प्रोसिक्यूट करना, प्रोसिक्यूटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। सिविल क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को प्रोसिक्यूट करना,
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को प्रोसिक्यूट करना, सेटलमेंट या कंसेंट ऑर्डर, सबको पता होगा सेटलमेंट या कंपाउंडिंग करना, या थर्ड यानी फोर्थ लास्ट इज रिकवरी। तो ये क्या है, थोड़ा ध्यान से एक बार मेरे साथ साथ बोलो बच्चों, सिविल क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, रिकवरी और सेटलमेंट या कंपाउंडिंग। सर इसके अंदर ना सिविल क्वासी जुडिशियल के अंदर भी ना तीन चीजें हैं, इंक्वायरी प्रोसीडिंग, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स देख लेना, यहां साफ लिखने की करनी, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स या प्रोसीडिंग्स बिफोर, लिख लेना, देख बुक के अंदर आएगा प्रोसीडिंग्स बिफोर द एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स। तो जनरली क्या बोला गया है, चैप्टर 6A ऑफ सेबी एक्ट, चैप्टर 6A ऑफ सेबी एक्ट के अंदर पावर दी गई है और पढ़ते रहना रूल्स रेगुलेशंस। तो इसके अंदर बोला गया है मिनिमम 25 लाख रुपए का फाइन, 25 करोड़ रुपए का फाइन होगा, या जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया उसका 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर, ये आप पे लगेगा। एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स तो ये हो गया। इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स के अंदर क्या बोला गया है, सर आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडियरी की बात की गई है, अगर कोई भी इंटरमीडियरी, स्टॉक ब्रोकर, अंडरराइटर अगर कोई भी फ्रॉड करता है, कोई भी ब्रीच करता है, तो जो भी उसका सर्टिफिकेट है उसको सस्पेंड कर देंगे, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ये उसकी लायबिलिटी है इंक्वायरी प्रोसीडिंग की। प्रोसीडिंग बिफोर द बोर्ड यानी सेबी के सामने, अगर सेबी के सामने आप चलाते हो तो उस केस में क्या होगा, बोर्ड पहले सेटिस्फाई करेगा कि यस सर इस अगेंस्ट एक्शन लेना टीनेबल है, तभी आगे एक्शन लिया जाएगा, और जो भी सेबी को सही लगेगा उसके वही ऑर्डर पास करके उसको बेसिकली फाइन पेनल्टीज लगा सकता है। अभी देखना सर सेबी की कितनी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स कितनी कर सकता है एनफोर्समेंट मैकेनिज्म सेबी का, 4 पावर, 4 टाइप की प्रोसीडिंग्स कर सकता है। फर्स्ट वन इज सिविल क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इसकी फर्दर 3 पावर्स, एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स और प्रोसीडिंग्स बिफोर द बोर्ड यानी सेबी। फिर सर प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, फिर सेटलमेंट या कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स, फिर लास्ट वन इज रिकवरी प्रोसीडिंग, रिकवर करने की पावर भी सेबी के पास है। अब मैं आपको बता दूं सर, क्वासी जुडिशियल सिविल क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर अंडर द गवर्निंग लेजिस्लेशन। देखो एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स अंडर चैप्टर 6A, हाईलाइट कर लेना, सेबी एक्ट, सेबी प्रोसीजर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी। देखो याद रहे तो इसको कर लो, अदरवाइज मतलब स्किप भी कर सकते हो इसको, इतना मुझे पर्सनली लगता है रिटेन करना मुश्किल है। या फिर एनालोगस मतलब पैरेलल प्रोविजंस SCRA में भी और डिपॉजिटरी एक्ट में भी, हर जगह देखने को मिलेगी आपको ये लाइन, तो रिटेन कर लो। पैरेलल प्रोविजन SCRA, सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट और जो भी रूल्स बनाए गए हैं में रिजल्ट इन इंपोजिशन कितना, मैक्सिमम मॉनेटरी पेनल्टी कितनी हो सकती है सर, 25 करोड़ रुपए या फिर 3 गुना तक जो भी आपने प्रॉफिट लिया विच एवर इज हायर। तो ये कौन सी है, इसको हाईलाइट कर लेना, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स। सर नेक्स्ट वन इज इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, हाईलाइट कर लेना इसको, पहले वाले को रिटेन करना इजी हो जाएगा। ये चैप्टर 5 के अंदर बोला गया है। अब ये सेबी इंटरमीडियरी रेगुलेशन 2008 के अंदर बोला गया है, और इसमें कितना, रिजल्ट इन सस्पेंशन या कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, स्टॉक ब्रोकर, अंडरराइटर, उनकी बात, मार्केट मेकर, उनकी बात की जा रही है। अब ये थर्ड पॉइंट को हाईलाइट कर लेना, प्रोसीडिंग बिफोर द बोर्ड। अब बोर्ड यानी सेबी के सामने प्रोसीडिंग, पावर ऑफ इश्यूइंग डायरेक्शंस इंक्लूडिंग अंडर सेक्शन 11 के अंदर, 11B के अंदर, 11D के अंदर ऑफ सेबी एक्ट, और जो भी पैरेलल प्रोविजन SCRA या डिपॉजिटरीज एक्ट में है, हैज बीन डेलीगेटेड टू द WTM। WTM की फुल फॉर्म पता है आप लोगों को, फुल टाइम मेंबर, होल टाइम मेंबर्स कमेटी भी बेसिकली होल टाइम मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई जाएगी। ये ना HPAC हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी से ऊपर, हाई पावर एडवाइजरी कमेटी अपनी एडवाइजरी किसको देती है, WTMs को। अभी आएगा तो आगे समझ जाओगे, बस इतना याद रखो, हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी HPAC जो देगी वो किसको देगी, होल टाइम मेंबर्स को। आफ्टर मेकिंग और कोजिंग टू बी मेड इंक्वायरी, करने के बाद अगर बोर्ड को सेटिस्फाइड होता है कि सर यस इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, तो WTM को बोल देगा कि सर इस अगेंस्ट ये एक्शन ले लो। ठीक है, तो बेसिकली 3 पावर सिविल क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। सर और सेबी की 3 पावर है, और क्या है, प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अपार्ट फ्रॉम सिविल प्रोसीडिंग्स, सेबी में ऑल्सो चूज टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बाय वे ऑफ फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 24। याद रखना सेक्शन 24 ऑफ द सेबी एक्ट, ये एनालोगस प्रोविजंस जो भी हैं SCRA एक्ट में या डिपॉजिट एक्ट में, बार बार बोल रहा हूं, रिपीट होगा, बिफोर स्पेशल कोर्ट, सेबी एक्ट में भी स्पेशल कोर्ट है उनके अंदर, विच मे रिजल्ट इन इंप्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड और
फाइन 25 करोड़ तक, 10 साल या 25 करोड़ तक फाइन हो सकता है। और जो भी एविडेंस एक्ट है, जो भी यानी प्रोसीजरल लॉ है, सीआरपीसी एविडेंस एक्ट है, वो फॉलो किया जाएगा इस केस में। मतलब सेबी उसको बेसिकली फॉलो करके चलेगी। दीज प्रोसीडिंग्स बीइंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, द प्रोसीजरल लॉ सच एज एविडेंस एक्ट। देखो एविडेंस एक्ट ना प्रोसीजरल भी और सब्सटेंटिव लॉ भी है, तो यहां हम प्रोसीजरल लॉ बोल रहे हैं बेसिकली उसको फॉलो। और बेसिकली ना प्रोसीजरल लॉ एविडेंस एक्ट किसका है, सिविल का भी और क्रिमिनल का, दोनों के लिए एविडेंस एक्ट सेम है, सिविल के लिए भी है और क्रिमिनल का, दोनों को डील करता है। और सीआरपीसी एक्ट को भी फॉलो करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ सेबी लॉ को, इनके अंदर भी आपको जाके फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड पावर जो सेबी की दी गई, सेटलमेंट या कंपाउंडिंग। देखो सब बच्चों को एक बात पता है, अपने एक सर्कुलर आया था कंपाउंडिंग का, कंसेंट ऑर्डर का, भी आप पढ़ोगे पूरे डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद ना कुछ कंसेंट ऑर्डर की रेगुलेशंस के अंदर सुधार आया था, चेंज आया था। उससे पहले बोला गया था कि सेबी के पास पावर है कि वो क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, वेदर वो सेबी के पास पेंडिंग है, वेदर वो अपील में सैट के पास पेंडिंग है, उसी मैटर पे अपील गई हुई है, उन सारे मैटर्स को क्या कर सकता है, कंपाउंडिंग एप्लीकेशन लगा सकता है सेबी के पास, उसको कंपाउंडिंग मिल जाएगी। और बेसिकली क्रिमिनल मैटर में भी कंपाउंडिंग मिल जाएगी। काफी अच्छी चीज देखने को है। देखो प्रायर टू द इनिशिएशन और ड्यूरिंग द पेंडेंसी, या तो पहले या फिर पेंडिंग है, पेंडिंग ऑफ एनी सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और पेंडिंग ऑफ अपील पर्सुएंट टू सच प्रोसीडिंग्स, जो ऊपर प्रोसीडिंग उनके लिए अपील हो। एन एंटिटी, कोई भी एंटिटी चाहे तो मे चूज टू सेटल या कंपाउंड, या तो सेटल करवा लो यानी कंसेंट ऑर्डर ले लो बैठ के, कंपाउंडिंग द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स एज पर द एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइडेड इन द सेबी सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स रेगुलेशन। और तो देखो ये चेंज हो चुका, अब ये ना अब इसको चेंज होकर यहाँ पे क्या आ चुका है, सेबी सेटलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। अब यहां नया क्या आ चुका है, बट चलो आईसीएसई ने डाला और ये 2018 हो चुका है। देखना अभी आपको समझ में आएगा नेक्स्ट टॉपिक में। एक सर्कुलर आया था 2016, उसके बाद सच सेटलमेंट या कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स आर वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनफोर्समेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, अगर सर आप ये फॉलो कर लेते हो तो आपकी बेसिकली रिसोर्सेज भी बचते हैं, कॉस्ट भी बचती है, इजीली और जल्दी भी आपका रिजोल्व होता है मैटर, सिंस दे प्रोवाइड एक्सपीडिटियस। वही तो बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों सर, स्पीडी डिस्पोजल करता है केसेस को, सेव करता है रिसोर्सेज को, टाइम मनी, सिमिलर बेनिफिट देता है एप्लीकेंट्स को, व्हाइल टेकिंग इनटू अकाउंट द पब्लिक इंटरेस्ट। सेक्शन 24A सेबी एक्ट के अंदर डाल दिया गया है कंपाउंडिंग का, सेक्शन 23N SCRA एक्ट में, सेक्शन 22A ऑफ द डिपोजिटरी एक्ट के अंदर डाल दिया गया। सर ये 3-4 याद कर लेना, 22A डिपोजिटरी एक्ट में, 23N सेबी एक्ट में, सॉरी 24A सेबी एक्ट में, 23N SCRA एक्ट में, जो परमिट करता है कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस यानी सेटलमेंट ऑफ ऑफेंस। ये पढ़ते रहना। देखो सर ये मतलब ऑनेस्टली सेल्फ रीड कर लेना इसको एक बार, मेरा काम था ये ऊपर तक का करवाना, इतना मोर देन एनफ है। आगे बढ़ो। रिकवरी की पावर भी मतलब यहां सेबी को दे दी गई, रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी सेबी जनरली रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी सेबी कर लेता है। व्हेन अ पर्सन फेल्स टू पे द पेनल्टी, जो भी लगाई गई है इंपोज्ड बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो भी कर दी गई एओ वगैरह ने, और फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शंस ऑफ द सेबी, अब सेबी की डायरेक्शन नहीं मानी यानी रिफंड ऑफ मनी देने की, डिसगोर्जमेंट अमाउंट को रिफंड करना, अनऑथराइज्ड प्रॉफिट लेना, फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द डिसगोर्जमेंट ऑर्डर, वही वाली बात आ रही है, और फेल्स टू पे एनी फीस ड्यू टू सेबी जो आपको देनी थी। इन ऑर्डर टू रिकवर सच अमाउंट सेबी इज एम्पावर्ड टू इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 28A, ध्यान से 28A ऑफ सेबी एक्ट, और रेड विद है RW का मतलब, कभी बार बच्चे बाद में पूछते सर ये क्या है, समझ में नहीं आया, RW मतलब रेड विद सेक्शन 226 एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो 28A और 226 इनकम टैक्स एक्ट का करना है, 28A सेबी लॉ का करना है, और जो भी SCRA या डिपोजिटरी एक्ट में एनालोगस प्रोविजन होंगे उनको फॉलो कर लो, रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी। तो अब बात समझ में आई, सेबी के पास 4 पावर, सिविल कॉस्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, उसके अंदर 3 पावर, एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स और प्रोसीडिंग्स बिफोर द बोर्ड, देन प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, देन उसके बाद क्या बताया सर मैंने आपको, सेटलमेंट या कंपाउंडिंग, एंड देन लास्ट बताया रिकवरी प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 28A रेड विद सेक्शन 226 एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। सर अब ये ना हमने ऊपर जो पढ़ा है ये सेटलमेंट वाली बात, इसी को ने एक नीचे एक नया रूप दिया, कंसेंट ऑर्डर का नाम दिया सेबी ने। सर कोई जरूरी नहीं है सिविल,
मतलब क्रिमिनल। सिविल अगर आप एओ के पास जाके करवाना चाहो तो सिविल बेसिकली जिनमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है उन ऑर्डर्स को आप करवा सकते हो। कंसेंट ऑर्डर का नाम दिया सेक्शन 24A जहां तक है इसमें, मतलब बेसिकली नहीं है। इसके लिए अलग से सर्कुलर बनाया और उस सर्कुलर के अंदर बताया गया कि सर आप ये चीजें फॉलो कर लो, आप कंसेंट ऑर्डर पास करवा लो और लिटिगेशन से बच जाओ। फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए, मोर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए, जिसका ट्विन गोल पूरा किया। एक तो सर जल्दी जल्दी रिजोल्व हो गया मतलब मैटर्स को, दूसरा रिसोर्सेज बच गए आपके, लिटिगेशन पेंडिंग लिटिगेशन से आप हैस्की लिटिगेशन से आप बच गए। तो बेसिकली कुछ गोल्स थे जो इसके पूरे किए और सर्कुलर आया। उसके बाद कुछ चेंजेस आए जो पहले हम गलत करते थे और आज हम उसको ठीक करके, गलत नहीं करते थे, पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज लेके आए प्रोविजंस के अंदर। देखो, कंसेंट ऑर्डर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए वाइडर एरे, बहुत फ्लेक्सिबल किया। एनफोर्समेंट एक्शंस को बेसिकली लंबी लंबी कोर्ट कार्रवाई चलना उनसे बचाया और फ्लेक्सिबिलिटी लेके आया, which will achieve the twin goals of appropriate action sanction। appropriate sanction मिला मतलब आपकी चीजों को सही टाइम पे, और deterrence मतलब without resorting to long drawing litigation, रिजोल्व हो जाना बिना किसी लंबी कोर्ट कार्रवाई के चलते सैट या कोर्ट्स के सामने। पासिंग ऑफ कंसेंट ऑर्डर ऑल्सो रिड्यूस रेगुलेटरी कॉस्ट, सही बात है, पढ़ चुके हैं, सेव टाइम पे रिपीट नहीं कर रहे। परसुइंग एनफोर्समेंट, दिस एफर्ट कुड मोर इफेक्टिवली बी यूज्ड फॉर परसुइंग केसेस। रिक्वायर द फुल प्रोसेस, कुछ नहीं है। देखो, अकॉर्डिंगली द बोर्ड इशूड, सेबी ने इशू किया एक सर्कुलर EFD-ED सर्कुलर 2007 ऑन 20/4/2007 को एक सर्कुलर लेके आए। एंड गाइडलाइंस अंडर द सेबी एक्ट, SCR एक्ट, सबके लिए क्या बोला, कंसेंट ऑर्डर के लिए बनाई और कंसीडरिंग रिक्वेस्ट फॉर कंपोजिशन ऑफ ऑफेंसेस, दोनों के लिए गाइडलाइन बनाई। या तो कंसेंट ऑर्डर पास करना है या फिर कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन आई, उसके लिए क्या गाइडलाइन बनाई। देखो पढ़ो ध्यान से, देखो अच्छी अच्छी बात बोली गई है इसके अंदर ना, 2-3 अच्छी अच्छी बात आपको देखने के लिए मिलेंगी। कंसेंट ऑर्डर किन केसेस में नहीं लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि क्या पता एग्जाम में सिर्फ ये वाली बात उठा के पूछ ले वो लोग। सर इनसाइडर ट्रेडिंग में भी, फ्रंट रनिंग बेसिकली ना, मार्केट मेकर, देखो इनसाइडर ट्रेडिंग कौन करता है, इन्वेस्टर्स, लेकिन फ्रंट रनिंग के लिए मार्केट मेकर के बारे में बोला गया, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो जनरली ना मार्केट में अवेलेबल नहीं है अभी, लेकिन आपको अपने ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर वगैरह से पता चल गया उस इंफॉर्मेशन के बारे में और आपने उसके बेस पे कोई भी ट्रेडिंग कर दी। फ्रंट रनिंग, आपने पहले से ही अपने बिना क्लाइंट को बताया आपने ट्रेडिंग कर दी उसके पैसे से, फ्रंट रनिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग, या आपने ओपन ऑफर लाने में फेलियर हो गए, आपने बोला था पब्लिक को और आप नहीं लेके उनके पैसे से, आपने ग्रीवेंसेस रिड्रेस नहीं किया पब्लिक का, आपने समन कोई भी सेबी ने भेजा था उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने कोई भी डिफॉल्ट कर दिया जो फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। फ्रॉडुलेंट, FUTP, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा, FUTP, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर अगर ये फॉल करता है 2016 रेगुलेशंस के अंदर, बेसिकली अगर ये फॉल करता है तो मान लिया जाएगा सर ये बहुत सीरियस है, वेरी सीरियस है और सब्सटेंशियल लॉस होने के चांसेस हैं इन्वेस्टर्स को, तो ये जनरली एक्सक्लूड किया गया है कंसेंट प्रोसेस के अंदर से। तो जनरली अगर ऐसे मैटर्स है तो इनके ऊपर सर क्या नहीं होगा, कंसेंट ऑर्डर नहीं देना है, ये उससे बाहर होंगे कंसेंट ऑर्डर से। तो ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, कौन कौन से मैटर एक्सक्लूड होंगे। फिर क्या बोला गया, जनरली उन मैटर्स के लिए भी कंसेंट ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। देखो इसके अंदर ना अमेंडमेंट आ गई है 2007 वाली गाइडलाइंस के अंदर, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां हम पुराना पढ़ रहे हैं, ICSI की गलतियां देखो, और उसके बाद जब हम नया पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि इसके अंदर भी सुधार आ गया है। पहले क्या बोलते थे, कोई भी ऐसा आपने डिफॉल्ट कर दिया और उसके ही 2 साल के अंदर अंदर आप दोबारा से सेम डिफॉल्ट कर रहे हो, कोज ऑफ एक्शन सेम है या डिफरेंट है, व्हाटएवर द केस में भी, तो आपको कंसेंट ऑर्डर नहीं मिलेगा। क्या बोल दिया, एक डिफॉल्ट आज क्या डेट है, 1 जनवरी 2019, अब आपने ना 2020 में भी जाके दिसंबर में कर दिया, ऑल्दो 2 साल पूरे नहीं हुए थे अभी, तो क्या इसके लिए कंसेंट एप्लीकेशन हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ 2 साल के बाद कर सकते हो आप। अब ध्यान से, आपने सर ये 2021 में किया दिसंबर में, ठीक है सर, राइट आपका, बट उसके बाद ना आपने जो अगला किया वो आपने 2021 से 22 से 23, 2023, अब ये तो आपने किया था 1 दिसंबर को, अब ये आपने कर दिया 30 दिसंबर। मतलब समझ जाओ, पहला आपने डिफॉल्ट किया, उसका आपने कंसेंट ऑर्डर ले लिया, डन सर, उसके बाद आपने सेकंड लिया, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर, विद इन 2 ईयर्स के अंदर ले लिया। ध्यान से सुन लो, क्या पता एग्जाम में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आ जाए। तो अगर आप 2 साल के अंदर अंदर कर रहे हो कोई भी डिफॉल्ट, तो आपको उसके ऊपर कंसेंट ऑर्डर नहीं मिलेगा। बट अगर आप
आफ्टर 2 ईयर कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा। अब आपका हो गया सर ये सेकंड कंसेंट आपको मिल गया, कंसेंट ऑर्डर आपको मिल गया। अब आप लेना जा रहे हो थर्ड कंसेंट ऑर्डर। सर दोनों के बीच का जो गैप है ये तो मैंने मोर देन 2 ईयर है तो मिल जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड के लिए एक अलग से कंडीशन थी कि अगर आप 2 पहले कंसेंट ऑर्डर ले चुके हो, आप थर्ड लेने जा रहे हो तो उसमें 3 साल का डिफरेंस होना है। देखो, नो कंसेंट एप्लीकेशन वाज टू बी कंसिडर्ड इफ एनी वॉल्यूशन वाज कमिटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनी कंसेंट ऑर्डर। However, if the applicant had already obtained more than 2 consent orders, यानी 2 ले चुका है, 2 से ज्यादा ले चुका है, no consent application was to be considered for a period of 3 years from the date of the last order। तो 3 साल के अंदर अंदर दोबारा नहीं होगी। थर्ड के लिए आपको 3+1 डे का एटलीस्ट वेट करना होगा। समझ में आया? इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इसके अंदर ना अमेंडमेंट आ चुकी है, अब 2 साल के अंदर अंदर भी आप कर सकते हो दूसरा, लेकिन कुछ केसेस में नहीं कर सकते, वो आप पढ़ोगे। सेबी सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स रेगुलेशन 2018 के अंदर आई है, वो मैं अभी आज ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। नो कंसेंट एप्लीकेशन वाज टू बी एंटरटेन्ड बाय द सेबी बिफोर कब? द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्ट। अगर कोई भी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, कोई भी ऑडिट पेंडिंग है, आपका पेंडिंग ऑडिट है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो फिर भी आपकी कंसेंट ऑर्डर एप्लीकेशन नहीं अप्रूव करेगी सेबी। समझ में आ रही बात? इंपॉर्टेंट है सर ये वाले पॉइंट्स। और एक अच्छा पॉइंट है, अगर आपके कोई भी ना मैटर अभी इनिशिएट हो चुका है, सेबी के सामने प्रोसिक्यूशन चल पड़ी है, तो 60 दिन के अंदर अंदर, इसके अंदर भी ना अमेंडमेंट आई है, ऑल्दो आप पुरानी पढ़ रहे हो अभी 2007 वाली, 2018 में नहीं आई है, ठीक है, वो भी पढ़नी है, ठीक है, पढ़ सुन लो। तो ये क्या बोलता है सर, 60 दिन के अंदर अंदर अगर सेबी ने प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो 60 दिन के अंदर अंदर अगर सेबी ने शो कॉज नोटिस किया कि हम आपके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, तो अगर आपने 60 दिन के अंदर अंदर कंसेंट एप्लीकेशन लगा दी, कंसेंट ऑर्डर की, तो ठीक है। अगर उसके बाद लगाओगे तो सेबी उसको अप्रूव नहीं करेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स पेंडिंग, अगर कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है सेबी के सामने, अब ऑब्वियसली शो कॉज नोटिस तो जाएगा। नो कंसेंट एप्लीकेशन वाज टू बी कंसीडर्ड इफ फाइल्ड आफ्टर 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस। और दिस कंडीशन वाज नॉट एप्लीकेबल इन केस प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल। अगर सेबी के सामने पेंडिंग नहीं है, वो कहां पेंडिंग है? ट्रिब्यूनल या कोर्ट के सामने पेंडिंग है, तो आप 60 दिन के बाद भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। थोड़ा सा रिटेन करना होगा बच्चों। ये वाला मुझे काफी अच्छा लगता है। ऐसे नहीं, आप कंसेंट ऑर्डर की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर जो अमाउंट, मिनिमम जो अमाउंट आप फिक्स करोगे वो किस बेस पे करोगे? कोई बेंचमार्क तो बनाओगे ना। ऐसे नहीं आप कोई भी मुंह उठाकर कोई भी अमाउंट बोल दोगे, उसके अंदर बस आप दे दो, पैसे चले गए उनके पास तो आपका अमाउंट कम हो गया, नहीं गए तो ज्यादा होगा। नहीं नहीं नहीं, वही बात बोली है। कंसेंट टर्म्स जो भी होंगी वर टू बी डिटरमाइंड, डिटरमाइन का मतलब डिसाइड की जाएंगी इन टर्म्स ऑफ द गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस बनाई गई है, विच इंटरलिया विच इंक्लूड्स प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स। इनको माइंड में रख के हम आपको डिटरमाइन की जाएंगी कंसेंट टर्म। क्या क्या? मिनिमम बेंचमार्क अमाउंट, सर इतना तो आपको देना ही देना है फॉर ईच कैटेगरी ऑफ डिफॉल्ट जो कि रिलेटेड टू द एट्रीब्यूटेबल, मतलब बिलोंग्स टू रिलेटेड टू द डिफॉल्ट या वायलेशन फॉर विच शो कॉज नोटिस इशूड और टू बी। तो उन ऑफेंस के लिए जिसके लिए शो कॉज नोटिस या तो इशू हो चुका है या फिर होने वाला है। अब जो बेंचमार्क अमाउंट है वो किस चीज को ध्यान में रख के बनाया जाएगा? पेनल्टी इंपोज्ड बाय द एओ, सर कितनी पेनल्टी एओ ने इंपोज की है, एंड द ऑर्डर पास्ड बाय द डब्ल्यूटीएम एज द केस मे बी, या फिर होल टाइम मेंबर ने क्या ऑर्डर पास किया है, क्या पेनल्टी लगाई गई है, उस चीज को माइंड में सोच के बेंचमार्क फिक्स किया जाएगा। एडिशनल अमाउंट भी हो सकता है, ध्यान से। अगर आप हिस्ट्री डिफॉल्टर हो, आपने पहले कई बार क्राइम कर रखे हैं, आपकी ग्रेविटी क्राइम की काफी ज्यादा है, पहले आप कई बार क्राइम करते हैं, तो उस केस में आप पे एडिशनल फाइन भी हो सकता है। ऊपर वाला फाइन तो होगा, एडिशनल अमाउंट फॉर प्रीवियस डिफॉल्ट या ट्रैक रिकॉर्ड आपका गंदा है, तो उस केस में भी आपके लिए और थोड़ा ज्यादा फाइन आपको देना पड़ सकता है। वेटेज गिवन, आपको ना हर डिफॉल्ट की वेटेज देनी होगी। किस बेसिस पे? ग्रेविटी ऑफ द डिफॉल्ट, सर गहराई कितना हानिकारक था वो डिफॉल्ट। वॉल्यूम ट्रेडेड, किस लेवल तक आपने इनसाइडर वॉल्यूम का ट्रेडेड किया, बेसिकली वो तो आएगा ही नहीं। वॉल्यूम किस लेवल तक आपने, पैसा इंपैक्ट कितना है, नेटवर्थ पे कितना इंपैक्ट आया, प्रॉफिट कितना आपने अर्न किया है, आपने नेचर ऑफ डिस्क्लोजर, वो डिस्क्लोज आप करते तो उससे कितना मार्केट सेंटिमेंट्स चेंज हुए हैं, नॉट मेड, इट्स इंपैक्ट कितना है, उन सारी चीजों को माइंड में रख के उसको वेटेज दी जाएगी। तो वो सारी चीजों के बेस पे ही आप एक अमाउंट फिक्स करोगे। तो वेटेज कम है तो अमाउंट भी कम होगा पेनल्टी का, अगर वेटेज ज्यादा है तो कंसेंट ऑर्डर में अमाउंट भी, ठीक है ना। तो कंसेंट टर्म्स को ऐसे फिक्स नहीं करेंगे हवा में, कुछ इन 3-4 चीजों का ध्यान रखें। लेकिन अब कंसेंट टर्म ऑल्सो इंक्लूड और क्या क्या चीज होगी? अदर डायरेक्टिव्स सच एज डिसगॉर्जमेंट ऑफ इल गॉटन प्रॉफिट्स। सर आपने अगर इलीगल प्रॉफिट्स को अर्न किया था जो आपके नहीं थे, एज अ ट्रस्टी आप आज होल्ड करके बैठे हो, तो उसको कितने दिन में और कैसे कैसे आपको रिफंड करना, रिटर्न करना है, उसके बारे में भी हम बेसिकली कंसेंट ऑर्डर के अंदर बताएंगे। द एचपीएसी, सर
हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी या फिर पैनल ऑफ WTM होल टाइम मेंबर्स। तो हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी आ जाएगा। ठीक है, या फिर पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स कंसीडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड द ग्रेविटी ऑफ द चार्जेस वर एम्पावर्ड टू। मतलब इन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए क्या चीज करेंगे, फिर आपको डिसाइड करेंगे बढ़ानी है सेटलमेंट अमाउंट को, बाद में जितना सेबी ने दिया है बढ़ा भी सकते हैं, घटाना है तो देन रिफ्यूज टू कंसिडर द केस, और मना भी कर सकते हैं सर कोई जरूरत नहीं थी इसको एंटरटेन करने की, और उस कंसेंट ऑर्डर को कैंसिल करो और उस केस को ही भगा दो। HPAC कंसिस्टेड ऑफ अच्छा, अब आ गया कंपोजिशन ऑफ HPAC। अब इसमें भी अमेंडमेंट आई है, इस वाले पॉइंट में भी। अब आप पढ़ोगे, आप आने वाले पॉइंट में, अब नेक्स्ट हेडिंग में आप पढ़ोगे HPAC कंसिस्टेड ऑफ ए चेयरपर्सन, किस चीज से मिलकर बनता है सर, चेयरमैन, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। अब आ गए सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, रिटायर्ड नहीं, अ जज जुडिशरी सिस्टम को लेके आए हैं। यहां तो क्या था, रिटायर्ड जज, लेकिन अब लिखा गया जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, एंड 3 अदर एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। अब 3 अदर एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स भी। इंटरनल कमेटीज, अब इसके लिए भी थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब अब बोल दो सिलेबस में नहीं है हमारे में, कंप्राइज ऑफ ए चीफ जनरल मैनेजर, लेकिन वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली एसोसिएटेड विद द केस, चीफ जनरल मैनेजर और डिवीजन चीफ। चीफ जनरल, पहले याद कर लो, इंटरनल कमेटी के अंदर चीफ जनरल मैनेजर और डिवीजन चीफ। इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ द कंसेंट एप्लीकेशन अगर कर दी, नो सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेम डिफॉल्ट। अगर आपकी एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो सेम डिफॉल्ट के लिए आप दोबारा से एप्लीकेशन नहीं लगा सकते किसी भी स्टेज में, ये नहीं कि थोड़ी देर बाद लगा दी, थोड़े दिन बाद नहीं। सेबी वॉज टू डिस्पोज ऑफ द कंसेंट एप्लीकेशन एक्सपीडिटियसली, जल्दी से जल्दी इसको डिस्पोज करेगा, बट कोशिश रहेगी 6 महीने के अंदर अंदर कर दे, उससे लेट ना लेके जाए। इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने में करना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गलत हो रहा है, नहीं। एक्सपीडिटेड मतलब टू द एक्सटेंट पॉसिबल, कोशिश रहेगी उसको करने की 6 महीने के अंदर। सबको समझ में आया? उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा कि सर किन किन केसेस में, मुझे लगता है क्वेश्चन शायद बन सकता है यहां से, इस वाले टॉपिक में से, या फिर एक वो किया था ROC SFIO के अंदर किस तरीके से डील की जाएगी उनकी, तो शायद कोई क्वेश्चन बन जाए। देखो ये है, मैं बोल सकता हूं ऑल्दो पार्ट ऑफ सेल्फ रीड है, बट मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि आपको फिर है ना बाद में खुद से समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा यहाँ ना CA ICSI के पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक है, हमें ना ओल्ड रेगुलेशन तो पढ़ा ही नहीं डायरेक्ट, या फिर आप बता देते कि इन रेगुलेशन के अंदर है क्या, हम ये बता दिया कि पुराने से नए के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब हमें क्या पता 2014, मैं आपको बार बार काट के लिखा था ना, सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स रेगुलेशन 2014, जिसको रिपील कर दिया गया है। किसने रिपील किया है? सेबी सेटलमेंट प्रोसीडिंग रेगुलेशन 2018 ने। हमें क्या पता पुराने में क्या था। अब हम बोल रहे हैं कि सर नई वाली जो आई है ना, की चेंजेस जो हम लेके आए हैं इस रेगुलेशन में पुराने वाले रेगुलेशन के अंदर, तो पुरानी और न्यू जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे वो तो समझ में आ जाएगी, पर थोड़ा सा गलत है, मतलब है ना, सारा या तो न्यू दो या ओल्ड और न्यू दोनों दो, फिर कंपैरिजन ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग न्यू न्यू होना चाहिए था, उन्होंने ओल्ड और न्यू दोनों दे दिया, तो थोड़ा सा गलत है। अब ये बोला गया AP दवे, इसके मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का जज है, जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, इसकी चेयरमैनशिप में एक हाई लेवल कमेटी बनाई सेबी ने, और उनको एक वर्क थमाया, सौंपा कि सर आपको दोबारा से रीवर्क करना है सेबी सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स रेगुलेशन 2014 के ऊपर, और डोमेस्टिक व्यूज और फॉरेन जुडिक्शन सबको ध्यान में रखते हुए एक अलग से गाइडलाइंस रीड्राफ्ट की उन्होंने, और 2018 सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स, ये कट गया बीच का, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल कट गया, सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स का नाम दिया गया, और वो नोटिफाई कब की गई? 30 नवंबर 2018 को, सर ऑलमोस्ट 2 साल पहले, लेकिन इफेक्ट में कब से आई? न्यू ईयर 1 जनवरी 2019, ठीक है, और इसने रिपील कर दिया पहले। समझ में आ रहा है? ये पढ़ते रहना सर, ये पढ़ते रहना, मतलब दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइंड, पढ़ते रहना, छोड़ देना। अब क्या क्या चेंजेस लेके आया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने लायक चीज है, काफी अच्छी चीज है। आओ इधर ध्यान दो, देखो डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी लॉ एंड स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स की डेफिनेशन को चेंज किया। देखो पहले ना सिक्योरिटी लॉ का मतलब क्या होता था, देख लो, ओल्ड सेटलमेंट रेगुलेशन के अंदर सेटलमेंट ऑफ ऑफेंसेस वाज लिमिटेड टू द, किस चीज के लिए होते थे? सेबी एक्ट, SCRA एक्ट, यानी सेटलमेंट ऑफ ऑफेंसेस वाज लिमिटेड, सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी लॉ बोल देते थे, लेकिन वो ऑफेंस कहां तक लिमिटेड होते थे? सेबी एक्ट तक, SCRA एक्ट तक, डिपोजिटरी एक्ट तक, रूल्स रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, बस इतने होते थे। लेकिन आज क्या है, पोस्ट
इंक्लूजन मतलब अब आज के दिन चेंज होने के बाद क्या चीज इंक्लूड कर दी गई, ये तो है ही है सारे, प्लस द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एनी अदर लॉ टू द एक्सटेंट इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द बोर्ड। जिनको भी सेबी एडमिनिस्टर करता है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। देखो सेबी एक्ट को तो करता ही करता है, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन भी आपको कंपनी लॉ में देखने को मिल जाएंगे जिनको सेबी कंपनी लॉ के प्रोविजन को भी एडमिनिस्टर करता है, तो वो भी अब सेबी के इसके अंदर आ जाएगा, इस वाले प्रोविजंस के अंदर आ जाएगा सेबी की पावर में। देखो अब देखो स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होगा, नहीं हाँ and specified proceedings under the new settlement regulations, SEBI is now empowered to settle matters with respect to provisions pertaining to any other law which are administered, वही वाली बात बोली गई है, कहीं हद तक दोनों चीज सेम है, by the SEBI including specific provisions of the Companies Act। तो वो ऐसे जिनके ऊपर सेबी एम्पावर्ड करता है वो दिए गए हैं, जिनको सेबी एडमिनिस्टर करता है उन सारे प्रोविजंस के अंदर भी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स के अंदर वो भी आ जाएंगे, उन सारे प्रोविजंस को भी डील करेगा। फर्दर उसके जो एक जुडिक्शन को बढ़ाया, दायरे को बढ़ाया है, ना कि सिर्फ सिक्योरिटी लॉ के मैटर्स को, बल्कि कंपनी लॉ या फिर जो भी लॉ को सेबी एडमिनिस्टर करता है उन सारे मैटर्स को भी इसके अंदर डाल दिया गया है। समझ में आया? पहला बच्चों वाली चीज है लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग सेटलमेंट। सर अभी तो हमने पढ़ा था 60 दिन, अभी तो पढ़ा था ना 60 दिन, लेकिन यहां वही चीज बोली गई है। देखो यहां बोला गया सर 60 दिन के बाद भी कर सकते हो, अगले 60 दिन के अंदर, बट आप अगर अगले 60 दिन में करते हो तो उस केस में 25% सेटलमेंट अमाउंट बढ़ा के आप पे लगाया जा सकता है। तो 60 120 अगले यानी 60 डेज प्लस नेक्स्ट 60 कैलेंडर डेज में अगर आप करते हो, कैलेंडर डेज वर्ड यूज किया गया, ध्यान से, कैलेंडर डेज में करते हो तो आपको 25% तक सेटलमेंट अमाउंट बढ़ा के देना पड़ेगा, और 180 दिन के बाद आपकी एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी, यानी अगले 60 दिन में भी आप कर सकते हो, तो 180 दिन के अंदर कर सकते हो। देखो अब न्यू सेटलमेंट स्कीम ने रिवाइज किया लिमिटेशन पीरियड, ओनली जेन्युइन एप्लीकेशन आर फाइल्ड एंड द सेटलमेंट प्रोसेस इज नॉट अडॉप्टेड एज ए मींस ऑफ फोरम शॉपिंग। मतलब ये नहीं कि आपने एक नहीं मिला तो दूसरी जगह चले गए, दूसरी नहीं मिला तो तीसरी जगह चले गए। पहले होता था कभी भी एप्लीकेशन लगा दो किसी भी स्टेज पे, बट ऐसा नहीं बोला गया अब सेबी लॉ में। ये नहीं कि आपने फोरम को एक शॉपिंग का वो मान लिया कि यहां नहीं मिला तो यहां चल पड़ो, यहां नहीं मिला तो अब चल पड़ो, अब नहीं मिला तो अब चल पड़ो, नहीं, एक टाइम फिक्स कर दिया कि आप चल इतने दिन के अंदर ही आप सेटलमेंट एप्लीकेशन लगा सकते हो क्या, टू डिले सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, और किसी मूवमेंट पे जाकर आप केस को रुकवा देते थे, डिले करवा देते थे। द लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द न्यू सेटलमेंट रेगुलेशन इज एज अंडर, एप्लीकेंट शैल फाइल सेटलमेंट एप्लीकेशन विद इन, हाईलाइट द वर्ड, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस, एससीएन का मतलब शो कॉज नोटिस लिख लो नलायको, और सप्लीमेंट्री शो कॉज नोटिस पढ़ा था, सेकंड शो कॉज नोटिस विच एवर इज लेटर। अभी एक आपको देखने को एक चीज मिलेगी, सेबी मे एक्सेप्ट द एप्लीकेशन after the expiry of 60 days as specified above if it is satisfied that there was genuine reason for not filing the same। लेकिन if the settlement application is filed after 60 calendar days, after 60 calendar days from the expiry of 60 days period, मतलब 120 दिन के अंदर, सॉरी 120 दिन के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 60 डेज एक्सटेंशन मिल गई। पर अगर 120 दिन के बाद करता है, अगले 60 दिन के अंदर अंदर, ये 60 कैलेंडर डेज के बाद करता है, लेकिन 180 दिन के अंदर कर दो तो 25%। देखो फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 पीरियड एज स्पेसिफाइड अबव, दैट इज 120 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस, उसके बाद करता है 120 दिन के बाद, आफ्टर 120 डेज सप्लीमेंट्री शो कॉज नोटिस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द सेबी, द सेटलमेंट अमाउंट सो डिटरमाइंड विल गेट इंक्रीज्ड बाय, सीधा 25% से बढ़ जाएगा। मान लो पहले अगर 100 रुपए था तो अब 125, ठीक है। No delayed application will be accepted by SEBI beyond the period of 180 days। अब 180 दिन के अंदर तो कर सकता है, यानी 120 दिन के बाद और 180 दिन के अंदर, यानी 60 दिन और आपको मिलेगा, बट ये 60 दिन ऐसे फ्री में नहीं मिलेगा, 25% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कब से? जब से शो कॉज नोटिस सप्लीमेंट्री, या फिर जब से फर्स्ट हियरिंग हो गई, जब से 180 दिन विच एवर इज अर्लियर, जो भी चीज पहले बोली गई है उसमें जो भी चीज पहले हो गया, तो फर्स्ट हियरिंग या फिर शो कॉज नोटिस या सप्लीमेंटरी शो कॉज नोटिस, वट एवर द केस में भी, तो जो भी चीज सबसे पहले होगी उससे 180 दिन की बात की जा रही है, उसके अंदर अंदर अगर आपने कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज सेबी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है, क्या पता एग्जाम में आ जाएगा प्रैक्टिकल, ऑल्दो डीडी में थोड़ा सा मुश्किल है प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनना ऐसे, बट ठीक है, आईसीएस से कुछ पता नहीं। देखो सेटलमेंट एप्लीकेशन इन केस ऑफ रेपिटेटिव डिफॉल्ट्स, अभी तो हमने पढ़ा था कि अगर 2 रेपिटेटिव डिफॉल्ट है 2 साल के अंदर तो नहीं कर सकते, बट अब देखना पड़ो ना, अब बोल रहे कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, वर्ड लिखा गया 24 मंथ्स, ध्यान से, लैंग्वेज थोड़ी अटपटी है। सेबी अंडर द न्यू सेटलमेंट रेगुलेशंस रिमूव्ड, हटा दी गई है द प्रोविजन जो रोकता था प्रोहिबिटिंग एन एप्लीकेंट
फ्रॉम फाइलिंग अ सेटलमेंट एप्लीकेशन फॉर एन एलिज्ड डिफॉल्ट, यानी जो आरोप आप पे पहले लग चुका है उसके लिए सेटलमेंट एप्लीकेशन, इफ सच एलिज्ड डिफॉल्ट वाज कमिटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 24 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट सेटलमेंट ऑर्डर, 24 महीने के अंदर कर दिया, अगर वो रोकता था जो प्रोविजन उसको रिमूव कर दिया गया है नई गाइडलाइंस। सर हमने वहां तो पढ़ा था ऐसा, वो थोड़ा पुराना था 2007 वाला, अब नया आ चुका है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कोज ऑफ एक्शन। लेकिन ये बात तो डाल दी, सेम कोज ऑफ एक्शन के लिए तो आज भी भाई, आज भी 24 महीने वाला बैन है। अगर डिफरेंट कोज ऑफ एक्शन है तो लीनियंसी, मतलब बेसिकली सेबी ने दी। तो अगर सेम कोज ऑफ एक्शन है तो 2 साल वाला क्राइटेरिया लगेगा, डिफरेंट कोज ऑफ एक्शन है तो नहीं लगेगा। However, the settlement application shall not be considered under the following circumstances। कब पढ़ चुके हैं, अगर आपने पहले एप्लीकेशन लगाई और वो रिजेक्ट कर दी गई है सेम कोज ऑफ एक्शन पे, अगर आपने कोई एप्लीकेशन लगाई है लेकिन वो पेंडिंग है अभी, कोई भी मैंने बताया था ना ऑडिट पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन इंक्वायरी पेंडिंग है, तो भी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी आपके लिए सिक्योरिटी लो में आपने कोई भी पैसा देना था, सिक्योरिटी लो के डिफॉल्ट में सेबी ने आपको ऑर्डर दिया था कि आपने इतना पैसा देना और वो पैसा भी आपका पेंडिंग है देना, तो उस केस में सेबी लायबल है रिकवरी करने के लिए। अगर किसी भी केस में रिकवरी प्रोसीडिंग्स चल चुकी है, लायबल है रिकवरी करने का, फिर भी आपकी कंसेंट एप्लीकेशन यानी सेटलमेंट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, पेंडिंग वाला पहले रिजेक्ट कर दी गई है, या फिर आपका कोई भी मनी ड्यू है सिक्योरिटी लो के अंदर, तो उस केस में रिकवरी के लिए लायबल, रिकवरी के लिए एप्लीकेबल है, तो वो नहीं होगा। आगे देखो, इंक्रीज द स्कोप ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, मतलब पहले ऐसा नहीं था, मतलब पहले ही बोला गया था ना, अपने सबने पढ़ा था कि इनसाइडर ट्रेडिंग वाले, सीरियस फ्रॉड केसेस वाले नहीं आएंगे, या फेलियर टू मेक ओपन ऑफर वाले नहीं आएंगे, ये सारे हमने पढ़े थे ना स्टार्टिंग में कि ये केसेस हमारे कंसिडर नहीं होंगे। देखो वो कंसेंट ऑर्डर के फर्स्ट वाले पॉइंट में, लेकिन अब क्या बोला गया, सभी फेल्ट दैट द ब्रॉड लिस्ट ऑफ डिफॉल्ट्स विच कैन नॉट बी सेटल्ड। देखो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, जो हम बोल रहे हैं कि सर सेटल नहीं हो सकता, कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी सेटल्ड कैन बी मेड प्रिंसिपल बेस्ड टू सेटल the case purely depending upon the facts and circumstances of each case। therefore under the new regime all defaults, ध्यान से पढ़ना इस वाली लाइन को, can be settled including the default pertaining to PIT। सर पिट का मतलब क्या होगा, prohibition of insider trading। नलायक लिख लो, कभी भूल जाओगे। SEBI prohibition of insider ट्रेडिंग रेगुलेशन 2003 होगा आई गेस, इसका नहीं 2015 है। फिर सर PFUTP, ये तो मैंने आपको बताया था, सेबी अभी तो बताया था, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन 2003। ये भी अब इसके अंदर काउंट हो जाएंगे, जो ऊपर हमने बोला था नहीं होगी, अब वो भी हो जाएंगी, एक्सेप्ट वो नहीं होंगी, कौन सी, द एलिज्ड डिफॉल्ट विच इन द ओपिनियन ऑफ द सेबी हैव मार्केट वाइड इंपैक्ट। ऐसे डिफॉल्ट जो आरोप लगा है आपके ऊपर जिसमें पूरी मार्केट को इफेक्ट पहुंचा था, यानी हर्षद मेहता स्कैम, वैसे नहीं कर सकते आप सर पैसा लेके। कोज लॉस टू लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स अफेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द मार्केट, ऐसा कुछ अगर आपने किया था तो नहीं होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, वो पुराने वाला रिबोट हो चुका है। अब देखो आईसीएसआई ने डाला है तो क्वेश्चन समझना किस टाइप का बोला गया है। कंसेंट सर्कुलर के बारे में बोला जाए तो वो वाले डालना, अगर सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स 2018 के अंदर क्या क्या चेंजेस आए तो ये वाले डालना, ठीक है ना। तो ठीक है, आईसीएसआई ने क्लियरिटी नहीं दी, गलत बात है, क्या स्पेस नेक्स्ट एडिशन में छोड़ देना चाहिए। वेट फॉर अ व्हाइल। सेटलमेंट अप्लाइड बाय बहुत अच्छा पॉइंट, देखो सबने पढ़ा होगा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर या विलफुल डिफॉल्टर, सबने नए वाले वर्ड आरबीआई की रेगुलेशंस के अंदर सुने होंगे, सीआर के पेपर के अंदर भी पढ़ा होगा। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर लाइक विजय माल्या, विलफुल डिफॉल्टर जो इंटेंशनली डिफॉल्ट करते हैं, तो वो भगोड़ा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इज लाइक भगोड़ा, तो इकोनॉमिक क्राइम करके भागा हुआ है वो, इकोनॉमिकली क्राइम करके, लाइक विजय माल्या बेस्ट एग्जांपल। तो वही चीज बोला गया है, ऑल्दो इसकी डेफिनेशन सिक्योरिटी लॉ में नहीं है, बट आरबीआई गाइडलाइंस से इसकी डेफिनेशन उठाई है। अगर कोई भी पर्सन ऐसा है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने कोई भी सेबी लॉज के अंदर या फिर इंडिया के किसी भी लॉ के अंदर कोई भी सिक्योरिटी लॉज के अंदर कोई भी फाइन पेनल्टीज वगैरह जो लगी थी और जिसने पे नहीं की उसके अंदर डिफॉल्ट किया है, तो वो लोग सेटलमेंट एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। नई रेगुलेशंस आई हैं तो ये पढ़ते रहना है। वही बोला गया आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के अंदर जो उसमें बताया गया था, इसकी डेफिनेशन बताई गई है।
तो वहां से इनको रेफर कर लेना आप लोग, ऑल्दो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। इसको पढ़ते रहना बैठ के, ये ना सारा, नहीं ये नया पॉइंट है, ये कुछ ना मेरे से गलती हुई है, तो यहाँ एफ पॉइंट होगा, यहाँ जी पॉइंट होगा। देखो, इश्यू ऑफ सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस अगेंस्ट एप्लीकेंट, अब कर सकते हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स। इंटरिम वाला प्रोविजन आएगा यहां, देखना आप, इंटरिम under the new settlement a specific provision has been inserted clarifying that SEBI is empowered to issue interim civil and administrative directions। सर अगर सेबी को लगता है इन बिटवीन अभी पूरा का पूरा डिसाइड नहीं हुआ तो इंटरिम कोई भी डायरेक्शन आप अगेंस्ट दे सकता है अगेंस्ट द एप्लीकेंट इफ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। तो हेंस फाइलिंग ऑफ सेटलमेंट एप्लीकेशन अंडर दीज रेगुलेशंस विल प्रोहिबिट settlement application under these regulations will prohibit SEBI, hence filing of prohibit SEBI from taking any penal action, but it may make for the interest of investors and market integrity issue interim civil। लेकिन देखो penal action नहीं ले सकते, ये अगर आपने सेटलमेंट एप्लीकेशन लगा दी तो ये SEBI को रोकता है कोई भी पीनल एक्शन आप अगेंस्ट लेने में। हम बोलते हैं सर जब तक इनिशिएट प्रोसीडिंग रुक जाएगी, बट हम ये नहीं बोल रहे सर उसको बिल्कुल रोकता है। इंटरिम फैसिलिटी उसके हाथ में पावर दे दी गई है सेबी को, इंटरिम सिविल एक्शन आपके अगेंस्ट फिर भी ले सकता है, कोई भी क्रिमिनल एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, एक तरह से लाइक इंजंक्शन ऑर्डर, आप फर्दर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप बाढ़ हो, ऐसे एक्शन ले सकता है। भले आपने कंपाउंडिंग एप्लीकेशन लगा दी, सेटलमेंट एप्लीकेशन लगा दी, फिर भी ये फैसिलिटी आपके हाथ में दे दी गई है। ये इंटरप्रिटेशन आईसीसी ने काफी अच्छी दी है वाली लास्ट की इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी, इसमें भी चेंज आया, मैंने आपको बताया था ना अभी। पहले तो क्या था ओल्ड स्कीम के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एचपीसी इंक्लूड अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ऑल्दो रिटायर्ड जज वर्ड लिखा था, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट एंड 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। Further, the old regulatory did not specify a situation where a member or members of the HPAC may rescue, मतलब ये भी नहीं बताया गया था कि किन केसेस में वो अपने आप को रोकेंगे, उस केस में अपने आप को रोकेंगे, किन किन केसेस में अपने आप को रोकेंगे उस मैटर के अंदर इंडल्ज होने में, themselves with regard to certain application for reasons। मान लो कोई भी उनका रिलेटिव है या फिर वो खुद इन्वॉल्व है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं बोली गई थी। हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स किन किन केसेस में अपनी बातें नहीं रख सकते, रेस्क्यू मतलब अपने आप को रोकना, किन किन केसेस में। लेकिन न्यू रेगुलेशंस क्या बोलती है, एचपीसी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर न्यू सेटलमेंट रेगुलेशंस कैन नाउ हैव ए जुडिशियल मेंबर, पहले तो बोला गया था रिटायर्ड जज, जुडिशियल मेंबर जो भी एक्टिव है, हु हैज बीन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। पहले सिर्फ हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज था, अभी चेंज है। एंड देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है ना, तो अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि कॉन्स्टिट्यूशन बताओ तो ये वाला लिखना है, पुराने वाला नहीं लिखना। कभी बोलो सर पहले ये था एग्जाम में, उनको पाठ पढ़ाने लग जाओ, नहीं, न्यू वाला लिखना है अगर एग्जाम में आता है तो। 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स सेम है, बट इन ऑर्डर टू इंपार्ट ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए क्या किया सर, इन द प्रोसेस द रोल ऑफ हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी को भी बता दिया गया, हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी को किस केस में क्या क्या करना है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। इफ एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाई पावर्ड एडवाइजरी रेस्क्यूड हिमसेल्फ, अपने आप को रोकते हैं कि सर हम कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं इसमें, देन द रिमेनिंग 2, अगर कोई भी मेंबर, देखो मैंने बताया ना आपको, एक तो चेयरमैन होगा जो इसका जज होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, या फिर जो रिमेनिंग 3 एक्सपर्ट्स होंगे वो, अगर 3 एक्सपर्ट्स में से कोई एक अपने आप को रोकता है कि सर नहीं मैं कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हूं इस मैटर में, तो जो रिमेनिंग 2 रह जाएंगे वो जो डिसाइड करेंगे वही फाइनल होगा। बट अगर वो दोनों लॉकआउट हो जाए, मतलब क्या ना कर पाए, कंसेंसस ना हो दोनों के बीच में, भाई वो भी बोल रहा है हाँ, वो बोल रहा है ना, 2 रह गए, अब दोनों में डेडलॉक हो गया, तो उस केस में जो जुडिशियल मेंबर है, जो जुडिशियल चेयरपर्सन है, तो जुडिशियल मेंबर जो भी होगा जज, उसकी रिकमेंडेशन को फाइनल विटो पावर का नाम देके और उसकी रिकमेंडेशन को फाइनल मान लिया जाएगा। बट इन केस अगर जुडिशियल मेंबर ही अपने आप को रेस्क्यू करता है कि सर मैं खुद इंटरेस्टेड हूं, तो जो 3 पर्सन होंगे उन तीनों की मेजोरिटी, ऑल द मेंबर्स वुड बी सबमिटेड बिफोर द पैनल ऑफ द, तो जो भी सारे के सारे मेंबर होंगे वो अपनी रिकमेंडेशन किसके सामने सबमिट कर देंगे, उन तीनों को फाइनल नहीं माना जाएगा, वो तीनों अपनी रिकमेंडेशन को किसको सबमिट करेंगे, पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स, और वो उसको फाइनलाइज करेंगे पैनल ऑफ होल टाइम। आ रहा सबको समझ में, इजी है, बच्चों वाली चीज है। इंक्रीज इन इंडिकेटिव अमाउंट फॉर सेटलमेंट, देखो पहले 2 लाख मिनिमम अमाउंट बोला गया था सेटलमेंट के लिए, अब फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट के लिए, और 5 लाख बोला गया था अदर्स केसेस में, अब कितना हो गया, 3 लाख तो हो गया सर फर्स्ट टाइम के लिए, और 7 लाख हो गया अदर केसेस में। तो पढ़ते रहना।
हेलो हेलो हेलो, डन। डन ना, इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ वाले को स्किप कर दो, इतना बहुत है। मतलब ये भी ठीक है, फर्स्ट टाइम वाले को 2 लाख से 3 लाख कर दिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो सुधार ला रही है इसी से, मतलब सॉरी सेबी। सेटलमेंट विद कॉन्फिडेंशियलिटी, ये कुछ नहीं है, मतलब लाइक ना क्या होगा कि लाइक आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग सेबी ने इनिशिएट की, तो आप इन्हें सेबी को ये बोल सकते हो कि सर हम आपकी ना पूरी पूरी हेल्प करेंगे, जब आप इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन करोगे तो हर चीज में आपकी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, कंपनी के अगेंस्ट भी और जो कहीं बाहर वाले से लेना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन वो भी। बट एक क्लोज उसमें डाल देते हैं, सर हमारा नाम ना कॉन्फिडेंशियल रहे, बाहर ना डिस्क्लोज हो। सभी मान सकते हैं इस चीज को, काफी हद तक ना इस वाली एप्लीकेशन को मान सकते हैं, एप्लीकेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को। बट इनकेस अगर वो चीज ऐसी है, देखो, लेकिन वो कब कब नहीं मानेगी सेबी? फॉर एनी वोल्यूशन दैट, अगर आपने क्या नहीं किया था, एनी डिस्क्लोजर विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड एज पर द लॉ, देन दे वुड नॉट बी कवर्ड अंडर द कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज। कोई भी डिस्क्लोजर, एनी डिस्क्लोजर अगर आपको करना था और अगर आपने नहीं किया, तो उस केस में सेबी आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को नहीं मानेगी, बोलेगी नहीं सर आपका नाम तो बताना जरूरी है। फॉर एनी वोल्यूशन ऑफ द डिस्क्लोजर्स एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, कोई भी चीज एक डिस्क्लोजर या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में किया है, नो एप्लीकेशन वुड बी एक्सेप्टेड सीकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। आपका नाम तो सर पब्लिकली जाएगा, ये नहीं कि सर मेरा नाम मत बताओ किसी को, मेरा नाम मत बताओ किसी को, और आप डिफॉल्ट करते रहो, आप डिफॉल्ट करते रहो, आप डिफॉल्ट करते रहो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम पैसा लेके नहीं मानने वाले, आपका नाम तो कहीं ना कहीं सर बताना पड़ेगा, तभी आप रुकोगे और फ्यूचर में आप बचोगे, वरना पैसे देते रहोगे, डिफॉल्ट करते रहोगे। द न्यू चैप्टर ऑफ सेटलमेंट विद कॉन्फिडेंशियलिटी, अच्छा चैप्टर है, सेटलमेंट विद कॉन्फिडेंशियलिटी इंसर्ट किया गया, हैज बीन एडेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एनी पर्सन दैट प्रोवाइड्स, कोई भी पर्सन मटेरियल असिस्टेंस, हेल्प करता है बोर्ड को, सेबी को, इन इट्स फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस में, प्रोसीडिंग्स में। एप्लीकेशन हैज टू बी मेड टू द बोर्ड प्रायर टू और पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और ऑडिट। कोई भी चीज पेंडिंग है पहले से भी, द बोर्ड वुड देन डिसाइड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कर सकते हैं डिसाइड द एप्लीकेशन सीकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, द identity of the applicant seeking confidentiality and the information, documents, evidence furnished by the applicant would be considered confidential under this chapter। तो सब कुछ confidential रहेगा, लेकिन अगर आपने कोई भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में डिफॉल्ट किया था तो confidential नहीं रखेगी सेबी, तो आपका नाम उजागर होना जरूरी है। द चैप्टर ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर इंटरिम कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है सर, ऑल्दो आपको परमानेंट तो नहीं, इंटरिम में आपको फॉर द टाइम बिंग कर सकता हूं, हाँ बाद में आपका नाम अगर पाया जाता कहीं ना कहीं ऐसी चीज में जो उजागर होना जरूरी था तो बता देंगे, इंटरिम कॉन्फिडेंशियलिटी कर सकते हैं। एंड एश्योरेंस वेयर नो एक्शन वुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द एप्लीकेंट, इफ आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर board deems it necessary that the information provided to it relate to a possible security law violation that has occurred in ongoing or about to occur। अगर आपने कोई मेरे को कंप्लेंट की है, हम आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करते करेंगे, अगर बाद में पाया जाता है कि यस एक्चुअली में कोई ना कोई वॉयलेशन हुआ था और उस पर्सन ने, उस कंपनी ने किया था और उस इंटरमीडियरी ने किया था, तो ठीक है हम आपका नाम उजागर नहीं करेंगे, इंटरिम बेसिस पे हम आपको बोल रहे हैं। बट अगर फ्रिवलेस कंप्लेंट पाई तो बाद में जरूर करेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि लड्डू चैप्टर था, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मजा आया चैप्टर में, है ना। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज 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 इस चैप्टर को पढ़ के बैठना, 1920 चैप्टर को पढ़ के बैठना, काफी अच्छा चैप्टर है, मतलब एक काफी एक सोफिस्टिकेटेड बनने वाला आपके लिए पूरा का पूरा डीडी, अगर आपने इन चैप्टर्स पे कमांड ले आए।